अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी तालूत जिन की वापसी। नेक्स्ट एपिसोड। नियाज अहमद मकान के अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आया तो नसीम बीबी उसके साथ थी। उसका चेहरा शिद्दत गम से सफ़ेद हो रहा था, आंखें खुश्क थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हमारे करीब आ गई। हम दोनों चारपाइयों पर से उठ खड़े हुए। हमें तुम्हारे बेटे की मौत का बहुत अफसोस है नसीम बीबी, तालूत ने कहा। हम लोग अपने दिली अफसोस का इजहार करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। बड़ी मेहरबानी दरवेशा, नसीम बीबी ने कहा। तुमने हमारे को बोला था कि हमारा बेटा के बारे में शाम तक इतला मिल जाएगा। तुम ठीक बोला था दरवेशा। हमारे को शाम से पहले ही पता चल गया कि हमारा बेटा को दुश्मन ने गोली मार दिया। खैर, हम भी दुश्मन को देख लेगा। दुआ करो नसीम बीबी। तालूत ने नसीम बीबी की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मरने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करो। हमारा को एक बात बोलो दरवेशा, नसीम बीबी ने तालूत के दुआए मगफिरत की तलकीन को सुनी अनसुनी करते हुए कहा। हम जब सुबह को तुम्हारे पास आया था तो क्या तुम्हारे को यह बात मालूम था कि अमीर जमाना अब जिंदा नहीं है? ये बात जानकर तुम क्या करोगी नसीम बीबी? तालूत ने टालने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें अपने बेटे के बारे में अब असल इतला तो मिल ही गई है। हाँ, हमारे को इतला तो मिल गया, नसीम बीबी ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। नसीम बीबी, तालूत ने कहा, जब हम तुम्हारे बेटे के कफन दफन से फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम अपने भाई को बुलाते हैं और अमीर जमान का चाचा को बुलाते हैं, नसीम बीबी ने कहा। हमारा भाई का नाम दिलावर खान और अमीर खान का चाचा का नाम अकबर खान है। अगर तुम इजाज़त देता है तो हम उनको बुलाए, या तुम हमसे अलग बात करना मांगता? नहीं नसीम बीबी, तालूत ने कहा। अगर वो लोग भी बात के वक्त मौजूद रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम उन लोगों की मौजूदगी में ज़्यादा बेहतर तौर पर बात कर सकेंगे, लेकिन ये बातचीत कफन दफन के बाद होगी। ठीक है, नसीम बीबी ने कहा, मगर अभी हम उन दोनों से तुम्हारा मुलाकात कराता है। इतना कहकर नसीम बीबी एक तरफ चली गई और दो आदमियों को अपने साथ बुला कर ले आई। उन दोनों ने कुछ मुश्तबा अंदाज में हमारी तरफ देखा। नसीम बीबी ने उन दोनों से हमारा तारुफ कराया। ये दिलावर खान और अकबर खान थे। तुम क्या बात करता? दिलावर खान ने खासे दुरुस्त लहजे में हमसे पूछा। अभी नहीं दिलावर खान, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, तदफीन के बाद। मगर तुम कौन है? तुम फकीर लोग इधर गांव में क्या करते है? किधर से आया है? अकबर खान ने उससे भी ज्यादा दुरुस्त लहजे में हमसे पूछा। लेकिन हमारे कुछ कहने से पहले ही शहजाद गुल एकदम करख्त लहजे में जोर जोर से पश्तो में कुछ कहने लगा। रासिम ने फौरन तर्जमा शुरू कर दिया। दरवेशों से इस लहजे में गुफ्तगू मत करो, शहजाद गुल कह रहा था। ये बहुत मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह वाले लोग हैं, तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं मालूम। ये लोग हमारे मेहमान हैं, इनके साथ गुस्ताखाना रवैया मत इख्तियार करो। तुम्हारे मेहमान हैं तो हमारे भी मेहमान हैं। अकबर खान का रवैया एकदम नरम पड़ गया। लेकिन ये हमसे क्या बात करना चाहते हैं? हमें नहीं मालूम कि वो तुमसे क्या बात करना चाहती हैं, शहजाद गुल ने बदस्तूर खफकी से कहा। अगर तुम इनसे बात नहीं करना चाहते तो मत करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नसीम बीबी जल्दी से बोली। शहजाद गुल ठीक कह रहे, मुझे भी ये लोग खुदा रसीदा नजर आते हैं, हम इनसे बात जरूर करेंगे। थोड़ी देर के बाद अमीर जमान का जनाजा उठाया गया। अभी सूरज डूबने में खासी देर थी। कब्रिस्तान गांव से मिला हुआ था। जरा देर में लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। हम दोनों भी साथ थे। हमने जनाजे को कंधा भी दिया और बाद में मिट्टी भी दी। फिर फातिहा में शरीक हुए और बाद में शहजाद गुल के घर लौट आए। नियाज अहमद को भी शहजाद गुल ने रात के खाने के लिए रोक लिया था। दोनों लड़कियां नसीम बीबी के घर गई हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गईं। ज्यादातर खाना उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था, सिर्फ रोटी पकाना बाकी था। वो आते ही काम में लग गईं। कुछ देर के बाद लड़कियों ने खाना हमारे सामने सजा दिया। उस वक्त के खाने की कुछ बात ही और थी। बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया गया था। चपली कबाब के अलावा और भी कई चीज़ें खाने में शामिल थीं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी चपली कबाब में ही थी और वो हमने खूब खाए। हम लोगों को खाने से फारिग हुए। अभी ज़रा देर ही हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नियाज अहमद ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर नसीम बीबी, दिलावर खान और अकबर खान खड़े हुए थे। उन तीनों के अलावा 16-17 साल का एक नौजवान लड़का भी था जिसे हम नहीं पहचानते थे। नियाज अहमद ने उन सबको अंदर बुला लिया। वो लोग आकर चारपाइयों पर बैठ गए। नौजवान के बारे में हमें शहजाद गुल ने बताया कि उसका नाम वजीर जमान है और वो अमीर जमान का छोटा भाई है। अभी हम इधर आ गया है दरवेशा, अकबर खान ने कहा। अभी तुम बोलो, हमारा से क्या बात करना मांगता? मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे और समद खान के खानदान के दरमियान दुश्मनी क्यों है और कब से है? तालूत ने पूछा। ये बड़ा पुराना दुश्मनी है दरवेशा, अकबर खान ने कहा। मालूम नहीं है कब से दुश्मनी चल रहा है। हमारे को तो इतना खबर है कि समद खान के दादा ने अमीर जमान के दादा को कत्ल किया था, अपने बाप का बदला लेने के वास्ते। इसके बाद समद खान के बाप को अमीर जमान के बाप ने कत्ल किया और अभी समद खान ने अमीर जमान को कत्ल कर दिया। अब बदला लेने का हमारा बारी है। हम भी उनके खानदान का एक आदमी मारेगा। क्या यह दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती अकबर खान? मैंने पूछा। क्या यह मुमकिन नहीं कि इंतकाम का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, दोनों खानदान अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारें? हम जब तक ये बदला नहीं लेगा ये दुश्मनी कैसे ख़त्म होगा? दिलावर खान ने सख्त लहजे में कहा।
लेकिन तुम्हारे बदला लेने से दुश्मनी नहीं खत्म होगी। मैंने कहा, तुम अगर उनका एक आदमी मारोगे तो फिर वो भी तुम्हारा कोई आदमी बदले में मारेंगे। वो हमारा आदमी मारेगा तो हम भी उसका आदमी मारेगा, अकबर खान ने अकड़ कर कहा। इस तरह तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने ये कहा, हम चाहते हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। तुम लोग समद खां को माफ़ कर दो और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। क्यों माफ़ कर दे हम समद खां को? दिलावर खान ने आंखें निकाल कर कहा। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे को समद खां ने भेजा है? तुम उसका आदमी है? नहीं, इस मर्तबा तालूत ने कहा, हम समद खां के आदमी नहीं हैं। हमने आज तक समद खां की शक्ल भी नहीं देखी। हम जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ तुम दोनों खानदानों की भलाई के लिए कह रहे हैं। इसमें हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। अगर तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं तो फिर तुम हमारे को ऐसी बात क्यों बोलता है? दिलावर खान ने गुस्से से कहा। हम फ़कीर लोग हैं दिलावर खान, तालूत ने कहा। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम लोगों को आराम व सुकून नसीब हो। हम एक बार सुलह का कोशिश किया था। नसीम बीबी पहली बार बोली। जब अमीर जमान का बाप समद खान का बाप का कत्ल किया तो हम लोग सुलह की कोशिश किया। अमीर जमान का बाप समद खान के खानदान के लोगों को बोला कि 10,000 रुपया ले ले और खून माफ़ कर दे, मगर समद खान के खानदान का लोग नहीं माना। वो बोला कि हम पैसा नहीं लेगा, हम बदला लेगा। फिर बाद में वो लोग बोला कि हम 20,000 रुपया लेकर खून माफ़ करेगा। हम लोग 20,000 रुपया दे नहीं सकता था। गो इसका मतलब ये हुआ कि अगर समद खान के खानदान को 20,000 रुपया मिल जाता तो ये दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। मैंने पूछा। हाँ, ख़त्म हो जाती, नसीम बीबी ने कहा। तो अब तुम ये बताओ नसीम बीबी कि तुम लोगों को अमीर खान का खून मुआफ़ करने के लिए कितनी रकम दरकार है? मैंने पूछा। कितना रकम दरकार है? दिलावर खान ने हकारत से कहा। वो लोग रकम देगा। चलो, हमारी को 50,000 का रकम दरकार है। अगर वो लोग 50,000 रुपया देता है तो हम अमीर जमान का खून मुआफ़ करते हैं। और तुम क्या कहते हो अकबर खां? मैंने अकबर खां से पूछा। वो लोग 50,000 रुपया देवे तो हम भी मुआफ़ करते हैं, अकबर खां ने कहा। और तुम नसीम बीबी? मैंने पूछा, तुम क्या कहती हो? हम ये कहते हैं कि यह सारा बात बेकार है, नसीम बीबी ने बेजारी से कहा। हमारी को मालूम है कि वो लोग 50,000 रुपया कभी नहीं दे सकता। उन लोगों के पास इतना बड़ा रकम नहीं है। लेकिन अगर वो ये लोग रकम दे दें तो फिर? मैंने असरार करते हुए कहा। क्या सूरत में तुम अपने बेटे का खून मुआफ़ कर दोगी? अगर वो लोग 50,000 रुपया हमारी को देता है तो फिर हम मुआफ़ कर देगा, नसीम बीबी ने कहा। अच्छी तरह सोच लो नसीम बीबी, मैंने कहा। ऐसा ना हो कि तुम बाद में अपने वादे से फिर जाओ। हमारे को क्या सोचना, नसीम बीबी ने कहा। हमारे को मालूम है कि वो लोग इतना बड़ा रकम नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। लेकिन अगर उन लोगों ने इतनी रकम दे दी तो? मैंने कहा। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें इतनी बड़ी रकम मिल गई तो दिलावर खां बताएगा, अकबर खां बताएगा, उसने गड़बड़ा कर कहा। हम मुआफ़ करेगा और ज़रूर मुआफ़ करेगा, दिलावर खान ने जोश में आकर कहा। हमारे को दिखाओ कि वो 50,000 रुपया देता है। दिलावर खां ठीक बोलता है, अकबर खान ने कहा। वो 50,000 रुपया दे दे तो हम दुश्मनी ख़त्म कर देगा। ठीक है, मैंने कहा। शहजाद गुल और नियाज़ अहमद, तुम इन लोगों के इस वादे के गवाह हो? हाँ, हम गवाह है, शहजाद गुल ने जल्दी से कहा। नियाज़ अहमद ने भी उसकी तायद की। तो फिर ये 50,000 रुपये की रकम संभालो, तालूत ने अपने झोले में हाथ डालते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने रकम निकालकर उन लोगों के सामने रख दी। समझ गया, हम सब समझ गया, अकबर खान ने कड़े तेवरों से तालूत को घूरते हुए कहा। तुम समद लोगों का आदमी है। समद खां तुम्हारे को रकम देकर इधर भेजा, उधर खुद अमीर जमान को कत्ल कर दिया। तुम समद खां का दलाल है। अकबर खाना, शहजाद गुल ने गुस्से के आलम में गरज कर कहा, और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। नियाज़ अहमद भी गुस्से के आलम में खड़ा हो गया। आराम से, आराम से, तालूत ने शहजाद गुल का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहा। नाराज़ मत हो शहजाद गुल, इन लोगों को कहने दो जो कुछ वो कहना चाहती हैं। इनके दिल दुखे हुए हैं, इनके गम गुस्से का बुरा मत मानो, हम इनका हर शक दूर कर देंगे। तुम आराम से बैठे रहो। अकबर खां, तालूत ने कहा, तुम समद खां और उसके ख़ानदान से तो वाकिफ़ हो ना? क्यों नहीं, अकबर खान ने जवाब दिया। हम उसका बारे में सब कुछ जानता है। तुम्हारे ख्याल में समद खां और उसका ख़ानदान क्या इतना अमीर है कि वो 50,000 रुपये की रकम दे सकता है? तालूत ने पूछा। हमारे ख्याल से वो इतना मालदार नहीं है, अकबर खान ने कहा, मगर शायद उन लोगों ने कहीं से बंदोबस्त किया हो, हमारी को क्या खबर है। और तुम्हारे ख्याल में ये रकम हमें समद खां और उसके घर वालों ने दी है ताकि ये रकम तुम्हारे हवाले करके सुलह करा दें? तालूत ने कहा। हम लोगों का यही ख्याल है, दिलावर खां बोला। अकबर खां ठीक बोलता है। क्या समद खां का ख़ानदान 50,000 से ज़्यादा भी दे सकता है? तालूत ने कहा। हमारा ख्याल से नहीं दे सकता, नसीम बेबी बोली। वो लोग तो इतना रकम ही नहीं दे सकता, इससे ज़्यादा किधर से देगा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नसीम बीबी, तालूत बोला। मगर अकबर खां और दिलावर खां को हमारे ऊपर शक है कि हम समद खां के दलाल हैं। हम इन लोगों का ये शक अभी दूर किए देते हैं। ये तो 50,000 रुपये हैं जो तुम्हारे सामने रखे हैं, अब देखो। और ये कहकर तालूत ने दोबारा अपने झोले में हाथ डाला और उतने ही नोट और निकाल कर सामने रख दिए। अकबर खां, दिलावर खां और नसीम बीबी हैरत से ही मंजर देखने लगे। अभी और देखो, तालूत ने कहा और झोले में हाथ डाला।
इस दफ़ा भी उसने उतने ही नोटों की गड्डी निकाल कर सामने रख दी। और देखो, तालूत कहता गया और नोटों की गड्डियाँ निकाल निकाल कर सामने रखता गया। पलंग पर नोटों के ढेर लग गए। शहजाद गुल, न्याज अहमद, बख्त जहां और ज़मुर्द बीबी तो पहले ये तमाशा देख चुके थे, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत नहीं हुई। मगर नसीम बीबी, अकबर खां और दिलावर खां की ज़ुबानें जैसे गुंग होकर रह गईं। क्या तुम्हारे ख्याल में ये सारी रकमें हमें समद खां के ख़ानदान वालों ने दी हैं? तालूत ने उन लोगों की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं शाहजी, नहीं। अकबर खां की ज़ुबान से एकदम निकला और उसने आगे बढ़कर तालूत के पैर पकड़ने चाहे। तालूत ने आहिस्ता से उसे अलग कर दिया। तुम वाकई अल्लाह वाले लोग हो शाहजी। अकबर खान ने नदामत आमेज लहजे में कहा। हमारे से गलती हुआ, हम तुम्हारे पर इल्ज़ाम लगाया, हमारे को मुआफ़ी दो शाहजी। दिलावर खान भी आगे बढ़ाया और उसने तालूत के हाथ पकड़ लिए। हम तुम्हारे को गलत समझा, हम अपना बेटे का खून मुआफ़ किया दरवेशा। नसीम बीबी ने कहा। हम मुआफ़ किया, खुदा बिन लोगों को मुआफ़ करे। बस तो फिर ये 50,000 रुपया उठा लो और इस बात को ख़त्म कर दो। तालूत ने नसीम बीबी की तरफ देखते हुए कहा। हम रुपया लिए बगैर मुआफ़ किया दरवेशा। नसीम बीबी ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। रुपया हमारा बेटा की जान की कीमत नहीं है। बेशक नसीम बीबी, तालूत ने कहा। रुपया चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, कभी इंसानी जान की कीमत नहीं हो सकता। इंसानी जान की कीमत तो कोई अदा नहीं कर सकता और मरहूम अमीर ज़मान की जान के दाम नहीं लगाए जा सकते। ये छोटी सी रकम तो सिर्फ तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए है। इसे ले लो और यकीन करो कि यह रकम हमें समद खान के रिश्तेदारों ने नहीं दी है। उन्हें सारी बात का कोई इल्म नहीं है। हमको तुम्हारे बात का पूरा यकीन है दरवेशा, नसीम बीबी ने कहा। हमारे को मालूम है कि समद खां इतना रकम का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। आखिरकार नसीम बीबी ने वो रकम कबूल कर ली। अकबर खां और दिलावर खान ने भी उसे समझाया। मरहूम अमीर जमा का छोटा भाई वजीर जमा इस सारे अरसे के दौरान बिल्कुल खामोश बैठा रहा। वजीर जमा, मैंने उसे मुखातिब होकर कहा, तुम मरहूम के छोटे सगे भाई हो, तुमने अपने ख्याल का कोई इज़हार नहीं किया। अभी हमारा अम्मा इधर है, चाचा है, मामा है। उसने कहा, सारा बड़ा लोग मौजूद है तो हम क्या बोलेगा। तुम्हें अपनी माँ, चाचा और मामा का ये फैसला मंजूर है। मैंने कहा, तुम्हारे दिल में ये बात तो नहीं है कि बाद में तुम समद खान को या उसके खानदान के किसी आदमी को मारोगे? अगर माँ बोलेगा तो हम मार देगा, अगर माँ नहीं बोलेगा तो हम नहीं मारेगा। वजीर खान ने मासूम सच्चाई से भरपूर जवाब दिया। हम दरवेश लोग के सामने वादा करते हैं कि हम अमीर जमान का खून मुआफ़ किया, नसीम बीबी ने कहा। और वजीर जमान के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे को अब किसी को कत्ल करने का ज़रूरत नहीं वजीर जमान। खुदा तुम्हें सब्र अता करे और तुम्हारी इस नेकी का अजर तुम्हें दे। तालूत ने कहा, तुमने रहमदिली का मुजाहिरा करके दोनों खानदानों को तबाही से बचा लिया। अब कल हम लोग समद खां के गांव जाएंगे और उसके खानदान वालों को बता देंगे कि तुमने अपने बेटे का खून माफ़ कर दिया और अब वो लोग इस झगड़े को ख़त्म समझे। दरवेशा, समद खां के गांव हम भी तुम्हारे साथ चलेगा, नसीम बीबी ने कहा। और वजीर जमान हमारे साथ होगा। तुम नसीम बीबी? मैंने हैरत से कहा। तुम समद खां के गांव चलोगी हमारे साथ? हाँ दरवेशा, नसीम बीबी ने जवाब दिया। हम समद खां का गांव भी जाएगा और उसका घर भी जाएगा। अभी जब हम उसको मुआफ़ी दे दिया तो फिर कोई झगड़ा नहीं। हम उसको बताएगा कि दरवेश लोग के कहने पर हमने उसको मुआफ़ किया। अगर हम साथ नहीं जाएगा तो वो लोग तुम्हारा बात कैसे मानेगा? हम ज़रूर चलेगा। तुम्हारी मर्जी है नसीम बीबी, मैंने कहा। वैसे ये बात ज़रूर है कि अगर तुम चलोगी तो हमें खुशी होगी, अगर नसीम बीबी जाएगा तो हम भी जाएगा, अकबर खान ने कहा। और हम भी चलेगा, दिलावर खान जल्दी से बोला। तुम दोनों के चलने से अच्छा होगा, नसीम बीबी ने कहा। तुम लोगों से हमारी एक दरख्वास्त है, मैंने कहा। वो क्या? नसीम बीबी जल्दी से बोली। वो ये कि कल सुबह तक गांव में से किसी से इस बात का तज़किरा न करना कि हमने तुम लोगों को समद खान की तरफ से 50,000 रुपया की रकम दी है, मैंने कहा। हम नहीं चाहते कि अभी गांव वालों को ये बात मालूम हो, वरना हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा होगी। हमारे चले जाने के बाद तुम जिसे भी चाहो ये बता देना। दरवेश लोग ठीक कहता है, शहजाद गुल ने कहा। अभी हम किसी को नहीं बोलेगा दरवेश बाबा, नसीम बीबी ने कहा। तुम इत्मीनान रखो। बस फिर अभी हम लोग चलते हैं, दिलावर खान ने उठते हुए कहा। उधर घर पर लोग इंतजार करता होगा। कल सुबह हम सब लोग समद खां का गांव चलेगा। इसके साथ ही वो सब उठ खड़े हुए। शहजाद गुल और न्याज अहमद उन्हें छोड़ने दरवाजे तक गए। दोनों लड़कियां भी दरवाजे तक गईं। हमारे इस नए कारनामे ने शहजाद गुल और दूसरे लोगों की नज़रों में हमारा वकार और बुलंद कर दिया था। शहजाद गुल बार बार कह रहा था, तुम बहुत बड़ा लोग है दरवेश बाबा, हम कितना खुशकिस्मत है कि तुम हमारे घर आया। रात गए न्याज अहमद अपने घर वापस चला गया और हम लोगों के सोने के लिए बिस्तर लगा दिए गए। रात बगैर किसी खास वाक़े के गुजर गई। सुबह को हम लोग अभी नाश्ते से फारिग हुई थे कि न्याज अहमद आ गया। वो हमारे लिए बहुत से फल लेकर आया था। हम तुम्हारे को और क्या दे सकते हैं दरवेश बाबा, उसने कहा। तुम्हारे पास तो सब कुछ मौजूद है, हम फ़कत ये थोड़ा सा फल तुम्हारे वास्ते लाए हैं। रास्ते में खा लेना और हमारे को याद कर लेना। हम इसके बगैर भी तुमको याद कर लेते न्याज अहमद, मैंने कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतनी तकलीफ़ की। इसमें तकलीफ़ का क्या बात है दरवेश शाह, न्याज अहमद ने कहा। हम तुम्हारे को हमेशा याद रखेगा। अपनी शादी के मौके पर हमें ज़रूर याद करना न्याज अहमद, मैंने कहा। और न्याज अहमद हौले से मुस्कुरा दिया।
अब हम जल्दी ही नियाज अहमद के साथ बख्त जहां का शादी कर देगा, शहजाद गुल ने कहा। बस 1 महीना में शादी कर देगा। ये बहुत अच्छा होगा शहजाद गुल, तालूत ने कहा। जितनी जल्दी शादी कर दो उतना अच्छा है। अभी शहजाद गुल कोई जवाब नहीं दे पाया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजाद गुल ने खुद बढ़कर दरवाज़ा खोला। वो चारों बाहर मौजूद थे। शहजाद गुल ने उन्हें अंदर बुला लिया। अभी हम लोग चलने के वास्ते तैयार है, नसीम बीबी ने कहा, जो सबसे आगे थी। उसके साथ उसका बेटा वजीर जमान था और उसके पीछे अकबर खान और दिलावर खान थे। ठीक है नसीम बीबी, तालूत ने कहा। तुम लोग किस तरह जाओगे? हम लोग तांगा का बंदोबस्त किया है, नसीम बीबी ने कहा। समद खां के गांव तक तांगा जा सकते हैं, तो तुम लोग तांगे से चलो, हम पीछे से पहुंचते हैं, मैंने कहा। लेकिन वो लोग ज़ाहिर सूरत हाल को गवारा नहीं कर सकते थे। वो पहले इस बारे में सोच चुके थे। हम 2 तांगा का बंदोबस्त किया है शाहजी, अकबर खान ने कहा। हम तुम्हारे को अपना साथ ले जाएगा। अच्छा, मैंने कहा। तुम लोगों ने हमारे लिए तकलीफ क्यों की? हम तो बगैर तांगे के भी जा सकते थे। अभी तो हम तांगा लाया दरवेश बाबा, दिलावर खान ने कहा। तुम उसमें बैठो और चलो। ठीक है, फिर हम चलते हैं, तालूत ने कहा। हम दोनों शहजाद गुल, नियाज अहमद, बख्त जहां और ज़ुमुर्द बीबी से रुखसत हुए। दोनों आदमियों ने बड़े पुरजोश तरीके से हमसे मुआनका किया और हमने दोनों लड़कियों के सर पर बारी बारी हाथ फेरा। फिर हम लोग घर के बाहर निकल आए, जहां कुछ फासले पर 2 तांगे खड़े हुए थे। नसीम बीबी और उसके साथ के लोग एक तांगे पर बैठ गए और मैं और तालूत दूसरे टांगे में बैठे। इस तरह हमारे ये छोटा सा काफिला समद खां के गांव की तरफ रवाना हुआ। लो जी, अपने काम का एक मरहला और तय हुआ, मैंने तालूत से अंग्रेजी में कहा। बख्त जहां और नियाज अहमद की शादी तय हो गई। उस लालची बूढ़े शहजाद गुल को भी अकल आ गई। अब समद खां के गांव से फारिग होने के बाद हम सीधे एबटाबाद जाएंगे। हाँ यार, अब एबटाबाद चलना है, तालूत ने जवाब दिया। जरा मालूम तो हो कि जीनत गुल का क्या हुआ, उसकी तबीयत अब कैसी है? अगर सिर्फ इतनी सी बात है तो ये तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, मैंने कहा। तुम यहाँ बैठे बैठे मालूम कर सकती हो। ये ठीक है कि मैं यहाँ बैठे बैठे भी मालूम कर सकता हूँ, तालूत ने कहा। लेकिन जो मज़ा खुद चलकर मालूम करने में है वो उसमें नहीं है। बस तो फिर वहाँ पहुँचने का इंतज़ार करो, मैंने कहा। अब इस समद वाले झगड़े को चुकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। असल फरीक को तो हमने राज़ी कर ही लिया है और वो है नसीम बीबी और उसके ख़ानदान वाले। मुआफ़ करना तो उन्हीं के ज़िम्मे था और उन्होंने मुआफ़ कर दिया है। समद खां के घर वाले तो यकीनन फ़ौरन ही मसालियत पर आमादा हो जाएंगे और बस उसके बाद हमारी छुट्टी। तांगों का सफ़र जारी रहा। हम दोनों आपस में अंग्रेज़ी में बातें करते रहे। बिलाखिर दूर से एक गाँव के मकानात के हल्के हल्के नकूश नज़र आने लगे। अब हम समद खां के गाँव के करीब पहुँच गए हैं, तालूत ने कहा। रासिम ने मुझे इतला दे दी कि समद खां के घर में उसकी माँ और छोटी बहन के अलावा समद खां का बूढ़ा नाना मौजूद है। समद खां खुद आज़ाद इलाके की तरफ फरार हो गया है। अमीर जमान के दोस्त ने उसे अमीर जमान पर गोली चलाते हुए देख लिया था। इसके अलावा अमीर जमान के गांव के एक चरवाहे ने भी, जो समद खां को पहचानता था, उसे फायर करते हुए देख लिया था। लिहाजा गिरफ्तार हो जाने के खौफ से फिलहाल समद खां ने रूपोश होना मुनासिब समझा और वो आज़ाद इलाके की तरफ निकल गया। दोनों तांगे जब आगे पीछे समद खां के मकान के दरवाजे पर जाकर रुके तो बहुत से लोग उन्हें देखने लगे। गांव की जिंदगी में छोटे से छोटा और मामूली से मामूली वाकया भी खासा अहमियत का हामिल होता है। किसी के घर पर किसी के मेहमान का आना, किसी का गांव से बाहर जाना, ये सारी चीज़ें खबरें बन जाती हैं। समद खां के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अकबर खान ने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोलने वाली एक लड़की थी, जो यकीनन समद की बहन होगी। उसने हैरत से 2 तांगों को अपने घर के दरवाजे पर खड़े देखा। वो शायद अकबर खान को पहचानती नहीं थी। इस असना में अमीर जमान की माँ नसीम बीबी तांगे से नीचे उतरकर दरवाजे पर पहुंच गई और लड़की से पश्तो में कुछ कहने लगी। मैंने तालूत की तरफ देखा और फौरन ही मेरे कान में रासिम के तर्जमे के अल्फाज गूंजने लगे। यह समद खान का मकान है ना? नसीम बीबी ने लड़की से कहा। हाँ, यह समद खान का मकान है, लड़की ने बड़े मोहतात अंदाज में कहा। समद खान की माँ से जाकर कह दो कि अमीर जमान की माँ मुझसे मिलने के लिए आई है, नसीम बीबी ने कहा और लड़की अंदर चली गई। चंद मिनट के बाद एक मुअम्मर औरत दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके चेहरे पर खौफ और तशवीश के साए लहरा रहे थे। वह अपने दरवाजे पर एक औरत, 3 मर्दों और 2 फकीरों को देखकर परेशान हो गई, लेकिन साथ ही उसने ये भी देख लिया कि उनमें से किसी के पास राइफल नहीं है। नसीम बीबी के साथ आने वाले तीनों मर्द बगैर राइफल के आए थे और फकीरों के पास भला राइफल का क्या काम? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो गुलजान? नसीम बीबी ने समद खां की माँ से मुखातिब होकर कहा, जो खाली खाली आंखों से उनके चेहरों को तक रही थी, जो उसके दरवाजे के बाहर मौजूद थे। क्यों नहीं नसीम बीबी, गुलजान ने जल्दी से जवाब दिया। मैं तुम्हें भी पहचान रही हूँ और तुम्हारे बेटे वजीर जमान को भी और उसके चाचा दिलावर खां और मामा अकबर खां को भी। तुम लोग, मेरा मतलब है कि तुम लोग, हम लोग कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं, नसीम बीबी ने कहा। तुम देख सकती हो कि मेरे साथ आने वाले मर्द खाली हाथ हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं। इस असना में गुलजान का बूढ़ा बाप यानी समद खां का नाना भी दरवाजे पर आ पहुंचा और अपनी बेटी के बराबर खड़ा हो गया। उसके हाथ में भरी हुई राइफल थी। फिर तुम किस लिए आए हो? बूढ़े ने नरम आवाज में पूछा। क्या तुम हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? अकबर खां बोला। हम तुम्हारे मेहमान की हैसियत से आए हैं। सार आंखों पर, बूढ़े ने जल्दी से कहा।
मेहमान बनकर आए हो तो ज़रूर आओ, सब लोग अंदर आ जाओ। वो सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। मैं और तालूत बाहर ही ठहर गए, लेकिन नसीम बीबी ने फौरन पलटकर पीछे की तरफ देखा और उर्दू में बोली, तुम भी अंदर आ जाओ दरवेशा, तुम क्यों बाहर रहता है? तुम्हारे बगैर तो कोई बात भी नहीं हो सकता। उसके कहने पर हम दोनों भी अंदर दाखिल हो गए। घर के दालान में कई चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। हम लोग उन पर बैठ गए। हमारे सामने वाली चारपाई पर गुलजान, उसका बाप और बेटी बैठ गए। उनमें पश्तो जुबान में गुफ्तगू शुरू हो गई और रासिम ने अपना काम शुरू कर दिया। तुम्हारे बेटे समद खान ने मेरे बेटे अमीर जमान को कत्ल कर दिया है, नसीम बीबी ने कहा। तुम्हें यह बात ज़रूर मालूम होगी। गुलजान के लिए सवाल गैर मुतवक्का नहीं था। उसने एक नज़र नसीम बीबी के चेहरे पर डालकर उसके जज्बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। शायद, गुलजान ने मोहतात अंदाज में कहा और फिर चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद बोली, उसने अपने बाप का बदला लिया होगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। समद खां कहाँ है? दिलावर खां ने पूछा। हम लोग उससे बात करना चाहते हैं। समद खां यहाँ मौजूद नहीं है, गुलजान ने कहा। तुम उससे क्या बात करना चाहते हो? मैं बताती हूँ गुलजान कि हम समद खां से क्या बात करना चाहते हैं, नसीम बीबी ने कहा। इसे देख रही हो? उसने वजीर जमान की तरफ इशारा किया। हाँ, मैं उसे देख भी रही हूँ और उसे पहचानती भी हूँ, गुलजान ने जवाब दिया। ये तुम्हारा छोटा बेटा वजीर जमान है, और ये इतना छोटा नहीं है, नसीम बीबी ने कहा। इसमें अपने भाई के खून का बदला लेने की ताकत भी है और हिम्मत भी। मैं जानती हूँ, गुलजान ने कहा, और इसे इस बात का हक भी हासिल है, नसीम बीबी ने कहा। मैंने इसके हक से इनकार नहीं किया, गुलजान ने कहा, मगर इसके बाद फिर हमारा हक होगा। ठीक है, नसीम बीबी ने कहा, और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि वजीर जमान के हक को तुम्हें वापस लौटा दें। क्या मतलब? गुलजान ने एकदम चौंक कर कहा। उसका बूढ़ा बाप भी तनकर बैठ गया। मतलब यह है कि मैंने, यानी अमीर जमान मरहूम की माँ ने, अपने बेटे का खून माफ़ किया और समद खान को बख्श दिया, नसीम बीबी ने ठहर ठहर कर कहा। जज़ाक अल्लाह, बूढ़े की जुबान से बेसाख्ता निकला। क्या तुम सच कह रही हो नसीम बीबी? गुलजान एकदम अपनी जगह से उठकर नसीम बीबी के करीब आ गई। क्या तुमने वाकई समद खान को बख्श दिया है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ गुलजान, नसीम बीबी ने जवाब दिया, और इसीलिए हम सब लोग तुम्हारे घर आए हैं। मैं अपने साथ अपने बेटे को, उसके मामा और उसके चाचा को भी लेकर आई हूँ, ताकि इन सब लोगों की मौजूदगी में तुम्हारे सामने ये करार करूँ कि मैंने समद खां को मुआफ़ कर दिया है। मगर नसीम बीबी, तुम लोगों ने तो हमसे कोई खून बहा भी तलब नहीं किया, गुलजान ने हैरत से कहा। तुम्हारी तरफ से खून बहा अदा किया जा चुका है गुलजान, नसीम बीबी ने कहा, मगर असल बात खून बहा की नहीं है। असल बात यह है कि अब मज़ीद इंसान ना मारे जाएं और हमारे और तुम्हारे ख़ानदानों के दरमियान मौजूद दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। खुदा तुम्हें इस नेक काम का सिला दे, नसीम बीबी, बूढ़े ने कहा। मगर ये तो बताओ कि वो कौन है जिसने हमारी इत्तला के बगैर ही हमारी तरफ से खून बहा अदा कर दिया है? हम तो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते जो हमारी तरफ से ये काम कर सके। खून बहा इन दो दरवेशों ने अदा किया है, नसीम बीबी ने हम दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये दोनों बहुत बड़े बुजुर्ग और साहिब करामात दरवेश हैं। इन्होंने ही हमें यह बात समझाई कि मुआफ़ कर देना बदला लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये लोग इंसान से मोहब्बत करते हैं और इनका कहना है कि ये हमेशा दुखी इंसानों की मदद करते हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे, बूढ़े ने कहा। क्या ये लोग हमारे इलाके के रहने वाले हैं? मैंने इन्हें कभी इन अतराफ में नहीं देखा। ये लोग हमारे इलाके के रहने वाले नहीं हैं, नसीम बीबी ने कहा। ये इत्तफाक से हमारे गांव में आ हुए थे और शहजाद गुल के घर पर ठहरे हुए थे। दोपहर तक जब अमीर जमान लौट कर नहीं आया तो मैं शहजाद गुल के घर गई कि शायद दरवेश मुझे उसके बारे में बता सकें, क्योंकि अल्लाह वाले लोगों को बहुत सी बातें मालूम होती हैं। इन दरवेशों ने मुझे इशारा दे दिया था। इन्होंने कहा था कि शाम तक मुझे अपने बेटे के बारे में इत्तला मिल जाएगी, और बस, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। शायद अमीर जमान अब जिंदा नहीं है, और वही हुआ। शाम तक मुझे सारी बात मालूम हो गई। फिर इन दरवेशों ने हम सब लोगों को समझाया कि 50,000 रुपया खून बहा ले लें और इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। 50,000 रुपया? बूढ़े और गुलजान की ज़ुबान से बैक वक्त निकला। हाँ, 50,000 रुपया, नसीम बीबी ने जवाब दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं खून बहा की रकम लिए बगैर ही अपने बेटे का खून मुआफ़ कर दूं, और मैंने दरवेशों को यह बात बता दी। लेकिन इन्होंने बहुत असरार किया, जिसकी वजह से मुझे ये रकम लेनी पड़ी। चुनाचे अब मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि समद खां को कहलवा भेजो कि मैंने और मेरे ख़ानदान के सब लोगों ने उसे मुआफ़ कर दिया है, और अब वो वापस अपने घर चलाए, कोई उसे कत्ल नहीं करेगा। गुलजान ने नसीम बीबी को गले लगा लिया और उसकी आंखों में तशक्कर और ममनूनियत के आंसू आ गए। तुम मेरी बहन हो नसीम बीबी, तुम मेरी बहन हो। तुमने समद खां को मुआफ़ करके मेरे ऊपर और मेरे सारे घर वालों के ऊपर बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारे यह एहसान ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। मेरा एक ही बेटा है। इस झगड़े में यकीनन वो भी एक न एक दिन मारा जाता, फिर उसकी औलाद के जवान होने तक बहुत दिन लगते। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि यह किस्सा ख़त्म हो गया। नसीम बीबी ने गुलजान के रुखसारों पर बहते हुए आंसुओं को अपनी चादर से पहुंचा और बोली, मैंने अपने बेटे की मौत का गम बर्दाश्त कर लिया है। खुदा ने मुझे सब्र दे दिया है।
जो कुछ हुआ है उसे अब भूल जाओ नसीम बीबी, बूढ़े ने कहा। हम सबको पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और इस जिंदगी का आगाज हम दोनों खानदानों के दरमियान नई मजबूत दोस्ती से होगा। ऐसा ही होगा, दिलावर खान बोला। हम पिछली तमाम बातों को भूलकर यहाँ आए हैं। मगर एक बात तो बताओ नसीम बीबी, क्या ये दरवेश बहुत मालदार हैं? इनके पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? हम तो खून बहा में इतनी बड़ी रकम देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। बस उनके बारे में क्या पूछती हो गुलजान, नसीम बीबी ने कहा। ये हमारी और तुम्हारी समझ में ना आने वाले लोग हैं। तुम इनके झोले देख रही हो, ये फटे पुराने बोसीदा और पैबंद लगे झोले। जिस वक्त ये उनमें हाथ डालते हैं तो दुनिया के खजाने निकाल कर ढेर कर देते हैं। रुपए पैसे की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं। हमारी किस्मत के ये लोग हमारे दरवाजे पर आए, बूढ़े ने कहा। लेकिन ये लोग खामोश क्यों हैं, कोई बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए कि इन्हें पश्तो नहीं आती, अकबर खां बोला। ये लोग सिर्फ उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू तो थोड़ी थोड़ी हम लोग भी बोल सकते हैं, बूढ़े ने कहा। हम इनसे कोई बात करें? बूढ़े की इस ख्वाहिश में जैसे किसी बच्चे की सी मासूमियत थी। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। जरूर करो, अकबर खां बोला। हमने तुम्हें क्या मना किया है? दरवेशा, बूढ़ा हम लोगों से मुखातिब होकर उर्दू में बोला। तुम्हारा बड़ा बड़ा मेहरबानी कि तुमने इस झगड़े को ख़त्म किया और सुमद खां को मुआफ़ी दिया। तुम बहुत अच्छा लोग है। हम बहुत खुश है कि तुम हमारे घर आया। हमारा बेटी गुल जाने भी बहुत खुश है और गुल जाने का बेटी जुबैदा भी बहुत खुश है। हम सब लोग तुम्हारे से खुश है। शुक्रिया बाबा, मैंने कहा। तुम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें इस अजाब से निजात मिल गई जो कई नस्लों से तुम लोगों को तबाह कर रहा था और आइंदा भी तबाह करता रहता। अब तुम दोनों खानदान आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकोगे। हमने तुम्हारी तरफ से नसीम बीबी को खून बहा अदा कर दिया है। तुम्हारा बड़ा मेहरबानी दरवेश बाबा, गुलजान ने कहा। तुम हमारा तरफ से बहुत बड़ा रकम अदा किया दरवेशा। हम गरीब लोग हैं, इतनी रकम का तो सोच भी नहीं सकता। अब जब भी हमारे पास इतना बड़ा रकम हो जाएगा तो हम तुमको वापस लौटा देगा। तुम इस रकम को हमारे ऊपर कर्ज समझो। अगर हम मर गया तो हमारा औलाद इस रकम को अदा करेगा। इस बात को भूल जाओ गुलजाने, मैंने उसे पख्तून अंदाज में मुखातिब करते हुए कहा। फ़कीर लोग किसी को कुछ देकर वापस नहीं मांगते, वो कर्ज नहीं देते। हमने जो रकम दे दी वो दे दी, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ये ना समझना कि तुम्हें या तुम्हारी औलाद को ये रकम वापस करनी है। बस ये किस्सा ख़त्म हो गया। अब तो हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर शायद ही कभी वापस आएँ। तुम बड़ा सखी है दरवेश बाबा, बूढ़ा बोला। तुम बहुत बड़ा सखी है। मगर फिर भी, गुलजान ने ठीक बोला। नहीं बाबा, मैंने कहा। गुलजाने ने ठीक नहीं कहा। रकम की बात को भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि अब तुम दोनों खानदानों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, अभी कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बूढ़े ने कहा। अभी सारा झगड़ा ख़त्म हो गया। तुम लोगों को नई जिंदगी मुबारक हो, मैंने कहा और तालूत की तरफ देखकर चलने को कहा। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, तालूत ने उठते हुए कहा। मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। अरे तुम किधर जाते हैं दरवेश बाबा? गुलजान ने और उसका बूढ़ा बाप भी हमारे साथ ही अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तुम हमारा मेहमान है, इतनी जल्दी कैसे जाना बोलता? बूढ़े ने कहा। तुमने ना रोटी खाया ना चाय पिया, अभी ठहरो, रोटी खा कर जाना। नहीं बाबा, मैंने कहा। हमें अब इजाज़त दो, हमें और भी बहुत से काम है। खुदा तुम लोगों को खुश रखे। तुम्हारा मेहरबानी, मगर तुम रोटी खाए बगैर इधर से कैसे जाएगा दरवेशा? बूढ़े ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतना दूर से आया है, तुमने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है। अभी थोड़ा देर बैठो, रोटी खाओ, फिर चले जाना। हमारे लोगों के काफ़ी कहने सुनने के बावजूद गुलजान और उसका बाप नहीं माने। उन्होंने हमें खाने के लिए रोक लिया। गुलजान और उसकी बेटी जुबैदा जल्दी जल्दी खाने की तैयारियों में लग गईं। बूढ़ा हम लोगों से इधर उधर की बातें करने लगा। वह हमारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर हम उसे क्या बता सकते थे? और जब हम उसे अपने बारे में बता नहीं सकते थे तो उसने हमें अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह दूसरी आलमी जंग में बरतानवी फ़ौज का एक सिपाही रह चुका है और कुछ दिनों तक बर्मा के महाज पर फ़ौजी खिदमत अंजाम दे चुका है। उसने हमें अपनी फ़ौजी ज़िंदगी के कई किस्से सुनाए जो हमने बड़ी दिलचस्पी के साथ सुने। बिलाखिर सब लोगों के लिए खाना लगा दिया गया। मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि यह भी कितना अजीब इत्तफाक है और कैसी हैरानकुन बात है कि मकतूल के लवाकिन कातिल के घर में बैठे हुए खाना खा रहे हैं। कातिल के घर वाले मकतूल के घर वालों की मेज़बानी कर रहे हैं। हम लोगों की मुदाखलत ने दो जानी दुश्मन फरीकों को एक ही दस्तरख्वान पर ला बिठाया। खाना ख़त्म करने के बाद हम दोनों ने अपने अपने झोले और डंडे संभाले और वहाँ मौजूद सब लोगों से इजाज़त ली। दरवेशा, अगर तुम बोलो तो तांगा तुम्हारे को छोड़ देगा, दिलावर खान ने कहा। हमारे को बताओ, तुम्हारे को किधर जाने का है? शुक्रिया दिलावर खान, मैंने कहा। हमें तांगे की ज़रूरत नहीं है, हम पैदल ही चले जाएंगे। अभी हम तुम्हारा कितना शुक्रिया अदा करें, अकबर खान ने कहा। तुम तो हम लोगों का ज़िंदगी बदल दिया दरवेश बाबा, सारी दुश्मनी ख़त्म करा दिया। दुश्मनी का ख़त्म कर देना ही अच्छी बात है अकबर खान, तालूत ने कहा।
दुश्मनी में सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं। तुम फिर कभी हमारे गांव में आएगा? नसीम बीबी ने पूछा। कुछ कह नहीं सकते नसीम बीबी, शायद अगर कभी इधर से गुजर हुआ तो तुम्हारे गांव जरूर आएंगे, मैंने जवाब दिया और हम दोनों वहां से चल पड़े। वो सब लोग दरवाजे के बाहर हमारे साथ आए और हमारे बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद काफ़ी दूर तक हमें छोड़ने के लिए आए। बिलाखिर हमने उन्हें वापस भेज दिया। अब हम दोनों अकेले रह गए। अच्छा, तो अब एबटाबाद? मैंने कहा। हुलिया तो हमारा यही रहेगा। हाँ चलो, तालूत ने कहा। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक बार फिर नादीदा सफ़र पर रवाना हो चुके थे। अंधेरे में ना जाने कितनी मील हाँ मील ज़मीन हमारे कदमों के नीचे से निकलती चली गई। कभी नीचे बिल्कुल घुप अंधेरा होता, जैसे दुनिया में रोशनी का कोई वजूद ही ना हो। कभी मध्यम मध्यम कुमकुमे से नजर आने लगते और फिर अंधेरा छा जाता। फिर थोड़ी देर में धूप छाँव का ये खेल खत्म हो गया। हमारी नज़रों के सामने एक छोटा शहर था जिसमें जगह जगह रोशनियाँ हो रही थीं। हमारे पाँव ज़मीन से लगे और हम दोनों ज़ाहिर हो गए। हम वही फैज़ान शाह और मर्दान शाह के बहरूप में थे। जिस जगह हम लोग उस वक्त मौजूद थे वो मेन रोड के करीब थी। रात अच्छी खासी गुजर चुकी है, मैंने तालूत से कहा। मेरे ख्याल में इस वक्त तो टीबी सैनिटोरियम चलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मुनासिब ही होगा कि रात किसी जगह बसर की जाए और सुबह को हम लोग सिकंदर खान की बेटी को देखने चले। यही ठीक रहेगा, तालूत ने कहा। लेकिन अगर हमें इसी फ़कीरी भेस में रहना है तो फिर किसी होटल में तो चलकर रहना मुमकिन नहीं। अलबत्ता किसी छोटे मोटे मुसाफिर खाने में ज़रूर कैंप किया जा सकता है, वही हमारे लिए मुनासिब ही रहेगा, मैंने कहा। आओ आगे चलकर देखते हैं। हम दोनों आगे बढ़कर मेन रोड पर आ गए और शहर की सिमत में बढ़ने लगे। कुछ फासले पर हमें रोशनी और इंसानी साए नजर आ रहे थे। हम लोग उसी तरफ बढ़ने लगे। मेरे ख्याल में ये कोई चाय खाना है, जिसे तुम होटल भी कह सकते हो, मैंने तालूत से कहा। हाँ, इस किस्म के होटल और चाय खाने पूरे मुल्क में मौजूद हैं। जब हम उस जगह के करीब पहुंचे तो हमें सड़क से कुछ फासले पर कच्चे में बहुत सी चारपाइयाँ बिछी नजर आईं। उनमें कुछ पर लोग बैठे हुए थे, कुछ पर लेटे हुए थे और कुछ चारपाइयाँ खाली पड़ी हुई थीं। इसके अलावा एक नीम पुख्ता दीवारों चटाइयों की छत का एक चाय खाना भी था जिसमें लकड़ी की बेंचें बिछी हुई थीं और बहुत से लोग बैठे चाय पी रहे थे। हमारी रात गुजारने के लिए ये आइडियल जगह है, मैंने तालूत से कहा। बिल्कुल, तालूत ने जवाब दिया, लेकिन पहले चाय पी जाए। हम दोनों लकड़ी के एक बेंच पर बैठ गए। यहाँ माहौल बदला हुआ था, फिजा बदली हुई थी। बेंचों पर बहुत से लोग बैठे हुए थे और मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे। 2 चाय देना, मैंने चाय खाने के मुलाजिम लड़के से कहा, और साथ ही कुछ बिस्किट भी। ओए, इतनी रात को किधर से आ रहे हो मलंगो? एक शख्स ने जो सामने वाली बेंच पर बैठा हुआ चाय पी रहा था पंजाबी लहजे में हमसे पूछा। अजी, मलंगों के लिए क्या दिन और क्या रात, मैंने जवाब दिया। बस जब जी चाहा चल पड़े, जहाँ मुंह उठा चले गए। किधर के रहने वाले हो बादशाह हो? उसने मेरी जुबान से उर्दू सुनने के बाद पूछा। हम लोग कराची के रहने वाले हैं, मैंने जवाब दिया। ओ, कराची के मलंग एबटाबाद में क्या कर रहे हैं? उसने हैरत से कहा। इतनी दूर का सफ़र, यहाँ क्या किसी उर्स वगैरह में आए हो, किसी दरगाह पर? हम लोग तो भाई एक दरगाह से दूसरी दरगाह तक घूमते रहते हैं, मैंने एक लंबा सांस खींच कर जवाब दिया। तुम अपनी सुनाओ बरादर, कहाँ से आ रहे हो, किधर जाओगे? अजी क्या बताएं मलंग, अपनी तो किस्मत ही खराब है, उसने कहा। वो सामने देख रहे हो, उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने और तालूत ने एक साथ सामने की तरफ देखा। वहाँ एक भारी भरकम ट्रक पहलू के बल गिरा पड़ा था। ट्रक में बेतहाशा लदी हुई बोरियां दूर तक फैली हुई थीं। ये क्या हुआ, मैंने पूछा। ये ट्रक किस तरह उलट गया? अजी बस अपनी तो किस्मत ही उलटती रहती है, उसने जवाब दिया। मैं इस ट्रक का ड्राइवर हूँ। लाहौर से चला और एबटाबाद से गुजरते हुए मुझे पेशावर जाना था। आज शाम को पीछे से आने वाली एक बस को रास्ता देने के लिए मैंने ट्रक को ज़रा सा कच्चे में दबाया और ट्रक फ़ौरन उलट गया। वो तो जी खुदा का शुक्र है कि मेरी और क्लीनर की जान बच गई। तुम लोग ट्रक पर उसकी गुंजाइश से कहीं ज़्यादा माल भर कर चलते हो, मैंने कहा। यही वजह है कि ज़रा सा तवाज़न बिगड़ने में ट्रक फ़ौरन एक साइड पर गिर पड़ता है। अजी, हम माल भरने वाले कौन होते हैं? ड्राइवर ने कहा। माल भरने वाले तो कंपनी के मालिक होते हैं और उनका बस नहीं चलता कि 2 ट्रकों का माल एक ट्रक में भर दें। पुलिस को ये लोग भत्ता देते हैं, चुंगी वालों से इनका मामला रहता है। कोई ना इनको रोकता है ना इनका चालान करता है। हमारा काम तो जी ट्रक चलाना है, क्या करें जी। अपनी जान को खतरे में डालकर बाल बच्चों के लिए रोजी कमाते हैं, वरना हमें क्या शौक है जो इस कदर गुंजाइश से ज़्यादा भरे हुए ट्रक चलाएं। देखो ना मलंग बाबे, अगर हम इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएं तो वहाँ भी हमें इतने ही भरे हुए ट्रक चलाने पड़ेंगे, और हमें तो बस ट्रक चलाना ही आता है। ड्राइवरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? हमारा तो पेशा ही यही है। ठीक कहते हो भाई, मैंने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी नज़ीर अहमद है, उसने जवाब दिया। और तुम लोगों के क्या नाम है? मेरा नाम मर्दान शाह और ये मेरा भाई फैज़ान शाह है, मैंने जवाब दिया। तुम दोनों सगे भाई हो? नज़ीर अहमद ने मुझसे पूछा। हाँ, हम सगे भाई हैं, मैंने जवाब दिया। वाह जी वाह, नज़ीर अहमद ने हंसते हुए कहा। दोनों सगे भाई और दोनों मलंग, मैंने ज़िंदगी में पहली बार 2 सगे भाई मलंग देखे हैं। इस दौरान मुलाजिम लड़का चाय और बिस्किट ले आया। हम दोनों चाय पीने लगे। अब इस ट्रक का क्या होगा, मैंने नज़ीर से पूछा।
अब क्या होगा? नज़ीर अहमद ने कहा। सुबह को क्रेन का बंदोबस्त करूंगा। वो तो खुदा का शुक्र है कि एक्सल नहीं टूटा और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब क्रेन से ट्रक को सीधा खड़ा किया जाएगा, फिर कुछ लोगों को जमा करके ये बोरियां लदवाऊंगा और फिर चल पड़ूंगा। कौन लोग बोरियां ला देंगे? मैंने पूछा। दूसरे ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर, उसने जवाब दिया। इस किस्म के मामलात में हम सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे एक दूसरे को जानते हों या ना जानते हों। इस अड्डे पर जितने भी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर मौजूद हैं वो सब के सब सुबह को हमारी मदद करेंगे, और अगर ट्रक में कुछ टूट फूट हो गई है तो उसकी मुरम्मत करने में भी हमारी मदद करेंगे। वैसे इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्रेन का किराया कौन अदा करेगा? मैंने पूछा। और कौन देगा भोले बादशाह हो? नज़ीर अहमद ने कहा। मुझे देना पड़ेगा, और कौन देगा? कंपनी तो मुझसे यही कहेगी कि मेरी गलती से ट्रक उल्टा, मैं जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं ही नुकसान पूरा करूंगा। बस यूं समझो जी कि दिहाड़ी मारी गई। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, मैंने कहा। अगर ड्राइवर से नुकसान हो भी जाए तो कंपनी को समझना चाहिए कि कोई ड्राइवर जानबूझकर तो ऐसा नहीं करता, इत्तफाकन ऐसा हो जाता है, और फिर इसमें तो सरासर जिम्मेदारी कंपनी वालों की है। वह ट्रक पर इतना माल लाते क्यों हैं? इंसाफ कहाँ है दुनिया में मलंगे? नज़ीर अहमद ने एक लंबी सांस भरकर कहा। इंसाफ की तलाश में इंसान कहाँ जाए? कंपनी वाले ट्रकों में इसलिए सामान ज़्यादा भरते हैं ताकि कम से कम फेरों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोर सकें। तालूत हम दोनों की गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। इस असना में वो एक बार भी नहीं बोला था। यकायक वो नज़ीर अहमद से मुखातिब होकर बोला, लो बिस्किट खाओ नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद इस पेशकश पर बौखला गया, और ये थी भी कुछ अजीब सी बात। जिस्मों पर कफनियाँ डाले और हाथों में भीग के प्याले लिए फ़कीर उसे बिस्किट पेश कर रहे थे। उसकी नाक को सख्त ठीस लगी और उसने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मलंगे तुम खाओ, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से उठ गया। उसे तालूत की बात बहुत बुरी लगी, बुरा मान गया। उसके जाने के बाद तालूत ने हंसते हुए आहिस्ता से मुझसे कहा, हम फ़कीर जो ठहरे, भला फ़कीरों की भी कोई दावत कबूल करता है? ये तुम्हें बैठे बैठे सूझी क्या? मैंने तालूत से कहा। बस यूं ही, तालूत ने कहा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग बिस्किट खाएं और वो सामने बैठा मुंह देखता रहे। अच्छा यार, अब सोने का डोल डाला जाए, मैंने कहा। काफ़ी रात हो गई है। मैं और तालूत उठकर अड्डे के मालिक के पास गए। वो एक लकड़ी के काउंटर के पीछे बैठा हुआ गैस की लालटेन की रोशनी में पैसे गिन रहा था। क्यों भाई, रात को सोने की जगह मिल जाएगी? मैंने उससे पूछा। उसने हम दोनों को बारी बारी ऊपर से लेकर नीचे तक गहरी नज़रों से घूर कर देखा और बोला, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? मलंग है भाई, फ़कीर हैं, मैंने जवाब दिया। यहाँ इस शहर में अपने कुछ जानने वाले हैं, सुबह उनसे मिलने के लिए जाना है, रात कहीं गुजारने का मसला है। पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने पूछा। अरे पैसों की फिक्र मत करो, मैंने कहा, पैसे बहुत हैं। तो फिर रह सकते हो, उस शख्स ने कहा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इधर रात को सब ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर्स होते हैं। ये लोग चोरी करने वाले का नक्शा बिगाड़ देते हैं। तुम्हारा अगर हाथ की सफाई दिखाने का कोई इरादा है तो उसे भूल जाओ। तुमने ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया कि हम लोग चोर हैं? तालूत ने तुर्श लहजे में उससे बात की। फ़र्ज़ करने की बात नहीं है मलंगे, उस शख्स ने बेपरवाही से कहा। तुम जैसे चलते फिरते लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, ना कोई घर ना बार, ना मालूम कहाँ से आए और किधर निकल जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें पहले से खबरदार कर दिया। खबरदार करने का शुक्रिया, तालूत ने खुश्क लहजे में कहा, और एक नज़र मेज़ की उस खुली हुई दराज पर डाली जिसमें रकम रखी हुई थी। और साथ ही वो शख्स जो दराज को अब बंद करने वाला था एकदम उछल पड़ा। दराज खाली थी। पैसे पैसे किधर गए? वो पागलों की तरह इधर उधर हाथ मारने लगा। अभी अभी तो मैंने गिनकर दराज में रखे थे, पूरे 500 रुपये की रकम थी। देख लो भाई, हमने तुम्हारी रकम को हाथ भी नहीं लगाया, तालूत ने कहा। हमें इल्ज़ाम ना देना। अड्डे के मालिक ने तालूत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बेताबी के आलम में इधर उधर रकम तलाश करने लगा। रकम उसे कहीं भी नहीं मिली। वह सख्त परेशान हो गया। हकीकत यह थी कि हम लोग उससे खासी फासले पर खड़े थे। हमारे और उसके दरमियान लकड़ी का काउंटर हायल था, इसलिए इस बात का शुबा भी नहीं किया जा सकता था कि रकम हमने उड़ाई होगी। अड्डे का मालिक काफ़ी देर तक इधर उधर हाथ पैर मारता रहा, लेकिन कुछ हाथ न आया। उसने अजीब सी नज़रों से हमें घूर कर देखा और फिर आवाज़ दी, ओए बशीरे। मुलाजिम लड़का जल्दी से भागकर वहाँ गया और बोला, क्या बात है सेठ? ओए ज़रा इधर आकर देखो तो, काउंटर के नीचे इधर उधर तलाश कर, सेठ ने कहा। 10-10 और 5-5 के नोटों की शक्ल में 500 रुपये की रकम थी। ना जाने किधर गिर गई, मिल ही नहीं रही। इधर कोई आया भी नहीं सिवाय इन दोनों मलंगों के। उसने इस बार फिर हमें घूरा। हम यहाँ खड़े हैं सेठ, तालूत ने कहा, तुम्हारी नज़रों के सामने खड़े हैं। इधर से एक मिनट के लिए भी हिलकर नहीं गए और ना जाएंगे। तुम चाहो तो हमारी तलाशी ले लो, हम इसके लिए तैयार हैं। तो क्या तुम समझ रहे हो कि हम तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे? सेठ ने कहा। तलाशी तो हम ज़रूर लेंगे, रकम जा किधर सकती है? मुलाजिम लड़का भी रकम की तलाशी में लग गया। सेठ बराबर हमें अपनी नज़रों में रखे हुए था। ज़ाहिर है कि रकम मुलाजिम लड़के को भी नहीं मिली। तुमने रकम कहाँ रखी थी सेठ? लड़के ने पूछा। ओए रखनी कहाँ थी, जहाँ हर वेले रखता हूँ वहीं रखी थी, दराज में, सेठ ने झुंझला कर कहा। तो दराज में ही देखो ना। और ये कहते उसने दराज खोल दी और एकदम चौंक कर बोला, रकम तो इसमें मौजूद है सेठ। रकम मौजूद है? सेठ ने बौखला कर कहा। रकम तो इसमें नहीं थी, मगर अब तो है, लड़के ने कहा और सेठ जल्दी से दराज पर झुक गया।
रकम वहां वाकई मौजूद थी। सेठ ने जल्दी से सारे नोट उठाकर रकम को दोबारा गिना। पूरे 500 रुपये थे। सेठ ने जल्दी से रकम का बंडल बनाकर अपने कुर्ते के नीचे किसी पोशीदा जेब में रख दिया और एक बार फिर हमें घूरने लगा। उसकी नज़रों में शुबा भी था और हैरत भी। तुम्हारी रकम तो यही थी सेठ, तालूत ने कहा। तुम ख्वामखा परेशान हो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेठ ने अपना सर खुजाते हुए कहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे दराज में रकम नजर नहीं आई थी, तभी तो मैंने इसकी तलाशी शुरू की। तो फिर दराज में रकम कहाँ से आ गई सेठ? मुलाजिम लड़के ने कहा। शायद तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है सेठ, तालूत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुलाजिम लड़का तालूत की इस बात पर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया और फिर सेठ के चेहरे को और उसकी आंखों को गौर से देखने लगा, गोया वो उसकी आंखों में बेनाई की कमजोरी तलाश कर रहा हूँ। तालूत की बात का सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ हम दोनों को गौर से देखता रहा और न जाने क्या सोचता रहा। खैर, अब छोड़ो इस किस्से को, तालूत ने उसे खामोश देखकर कहा। यह बताओ कि हमारे लिए चारपाइयाँ हैं या नहीं? हाँ जी हैं, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है? सेठ ने जल्दी से कहा। उसका रवैया एकदम तब्दील हो गया था। क्या हम किराया पेशगी दे दें? मैंने कहा। ओए नहीं मलंग बादशाह, सेठ ने कहा, किराया कहीं भागा जा रहा है? ओए बशीरे, मलंगों को तो अच्छी सी चारपाइयाँ दे दे और बिस्तर शिस्तर चंगी तरह लगा दे, मलंगा नू कोई तकलीफ ना होवे। अच्छा सेठ, बशीरे ने जवाब दिया और हम लोगों से बोला, आओ जी मलंगो, मैं तुम्हें बिस्तर दे दूं। हम दोनों उसके साथ चल पड़े। लड़के ने 2 चारपाइयों पर जो बराबर पड़ी हुई थी हमारे लिए बिस्तर लगा दिए। बिस्तर क्या थे, बस एक एक दरी बिछा दी, एक एक तकिया रख दिया और एक एक चादर हमारे हवाले कर दी। ये गोया खुसूसी रियायत थी कि हम लोगों को चादरें भी दी गईं। ये इंतजामात करके लड़का वहां से चला गया। मैं और तालूत बिस्तरों पर लेट गए और हमने चादरें ओढ़ लीं। ये तुमने उस बेचारे सेठ को किस चक्कर में डाल दिया था? मैंने तालूत से कहा। उसको वाकई चक्कर ही आ गया, तालूत ने आहिस्ता से हंसते हुए कहा। उस कम वक्त ने हमें चोर समझा और इसीलिए मैंने जरा सी हाथ की सफाई दिखा दी। हाथ की सफाई या नज़र की सफाई? मैंने कहा। जो भी समझो, तालूत ने कहा। लेकिन चंद मिनट के अंदर ही अंदर मौसूफ के छक्के छूट गए और अगर रकम ना मिलती तो वो हम लोगों के कपड़े तक उतरवा के हमारी तलाशी लेता, मगर अफसोस के फिर भी उसे कुछ हाथ ना आता। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि सेठ हमें अपनी तरफ आता दिखाई दिया। हम दोनों खामोश हो गए। क्या सो गए मलंगो? उसने आहिस्ता से कहा। नहीं सेठ, मैंने कहा, अभी तो आकर लेटे ही हैं। भला इतनी जल्दी नींद कैसे आ जाएगी? तुम सुनाओ कि अब सोने जा रहे हो? अभी कहाँ जी, उसने अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा। अभी तो मुझे 12 बजे तक जागना है। 12 बजे के करीब कुछ और ट्रक आने वाले हैं। उनके ड्राइवरों और क्लीनरों के लिए खाने और चाय का बंदोबस्त करना है। वो लोग खाना वगैरह खाकर रात को यहीं सोएंगे और सुबह को अपने सफ़र पर आगे रवाना होंगे। तुम्हारे यहाँ खाना भी मिलता है? मैंने पूछा। सब कुछ मिलता है मलंग जी, सेठ ने कहा। इस वक्त तो खाना खत्म हो गया है, अभी थोड़ी देर में बशीरा खाना पकाने की तैयारी शुरू करेगा। क्या तुम्हें खाना खाना है? नहीं सेठ, मैंने कहा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा मलंग जी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। सेठ ने कहा। शुक्रिया सेठ, मैंने कहा। फिलहाल तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, सो जाओ, सेठ ने कहा और वहाँ से उठकर चला गया। एक मामूली से झटके ने ही उसके हवास ठिकाने लगा दिए हैं, तालूत ने आहिस्ता से उसके जाने के बाद कहा। हवास ठिकाने लगा दिए हैं या ज़ायल कर दिए हैं? मैंने आहिस्ता से कहा। कुछ देर बातें करने के बाद हम लोग सो गए। दूसरे दिन अला सुबह हमारी आंख खुल गई। थोड़ी देर में हम हाथ मुंह धोकर तैयार हो गए और बिस्तर छोड़कर लकड़ी के बेंचों पर आ बैठे। सेठ खुद हमारे पास आकर बोला, नाश्ते में क्या खाओगे मलंगो? अंडों का ऑमलेट बना दूं या हाफ फ्राई कर दूं? हाफ फ्राई कर दो तो बेहतर रहेगा, तालूत ने कहा और सेठ वहां से चला गया। जरा देर में बशीरा 2 अलग अलग प्लेटों में 2-2 हाफ फ्राई अंडे और बहुत से मक्खन लगे हुए टोस्ट लेकर आ गया और इसके साथ गर्मा गर्म चाय भी। हम दोनों ने खूब डटकर नाश्ता किया और इसके बाद काउंटर पर सेठ के पास पहुंचे। कितने पैसे हुए सेठ? तालूत ने उससे पूछा। छोड़ो मलंगो पैसे की बात को, सेठ ने कहा। बस यूं समझ लो कि आज की रात तुम लोग हमारे मेहमान थे, नाश्ता भी हमारी तरफ से। नहीं सेठ, तालूत ने जवाब दिया, हम लोग इस तरह किसी के मेहमान नहीं बनते। हमें बिन बुलाए मेहमान बनने का शौक नहीं। लो ये रख लो। और उसने जेब में से एक 50 रुपये का नोट निकालकर सेठ के हाथ में थमा दिया। मगर ये तो बहुत ज़्यादा है मलंग, सेठ ने कहा। मेरी मानो इसे वापस रख लो, तुम हमारे मेहमान हो। नहीं सेठ, तालूत ने जवाब दिया, ये सारे पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अपना क्या है, फ़कीर ठहरे, और कहीं से मिल जाएंगे। और इतना कहकर हम दोनों वहाँ से चल पड़े। सेठ हमें हैरत से देखता ही रह गया। हम होटल से बाहर निकलकर उस तरफ बढ़े जहाँ नज़ीर अहमद का ट्रक कच्चे में उल्टा पड़ा था। नज़ीर अहमद वहाँ मौजूद था और 2 और आदमियों के साथ बातें कर रहा था। ट्रक के आगे दूर तक बोरियां फैली हुई थीं। क्या हाल है नज़ीर अहमद? मैंने उसे देखते हुए कहा। ठीक है, नज़ीर अहमद ने कहा। तुम अपनी सुनाओ मलंगो, क्या हो रहा है? बस जी, अब चल दिए, मैंने कहा। तुम्हारे ट्रक का अब क्या होगा? होना क्या है जी, अब शहर जाता हूँ, नज़ीर अहमद ने कहा। वहाँ से किसी क्रेन वगैरह का बंदोबस्त करूँगा, तब ये उठेगा। छोड़ो यार, तालूत ने अचानक उससे मुखातिब होते हुए कहा। कहाँ क्रेन वगैरह के चक्कर में पड़ोगे, हम तुम्हारा ट्रक उठा देते हैं। ओए मलंगिया, नज़ीर अहमद ने तालूत को घूरते हुए कहा।
रात को कोई भंग शंग तो नहीं पी ली थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमारा दिमाग ठीक है नज़ीर अहमद, तालूत ने कहा। बिल्कुल ही ठीक है। हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, जहमत से बच जाओगे। तुम ट्रक उठाओगे? नज़ीर अहमद ने हंसते हुए कहा। मालूम होता है कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ गया है। रात को क्या ख्वाब देखा था मलंगे? नज़ीर अहमद के एक साथी हंसते हुए बोला। आओ जी मर्दान शाह, तालूत ने नज़ीर अहमद की बात को नज़रअंदाज करते हुए मुझसे कहा। इनका ट्रक सीधा कर दें फिर चलते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा और हम दोनों ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। ओए क्या मस्करी करते हो? नज़ीर अहमद ने हमें डांटते हुए कहा। दोनों ही पर नशा सवार हो गया। ओए करने दे यार, करने दे, नज़ीर अहमद के दोनों साथियों में से एक बोला। अभी नशा उतर जाएगा। इन्होंने रात को ज़रूर कोई नशा किया है और अभी तक उनका इन दोनों पर असर बाकी है। ज़रा ट्रक उठाने की कोशिश करने दो, मज़ा आएगा। ओए चोट शोट लग गई तो और मुसीबत आ जाएगी, नज़ीर अहमद ने कहा। लोग यही कहेंगे कि मलंगों को रोका नहीं, इन पागलों का ख्याल नहीं किया। चोट तो तब लगेगी जब ट्रक थोड़ा सा उठकर दोबारा गिर पड़े, नज़ीर अहमद का दूसरा साथी बोला। ये ट्रक तो इनके बाप से भी नहीं लेगा, पागल हैं। इस असना में हम दोनों ट्रक के पास पहुंच चुके थे। एक सिरे पर तालूत था और दूसरे सिरे पर मैं। हम दोनों ने गिरे हुए ट्रक के निचले हिस्से के किनारे पकड़ लिए। नज़ीर अहमद और उसके साथी जोर जोर से कहके लगाने लगे। उन्हें इस मंजर में बड़ा मजा आ रहा था। ओए शावा मलंगे शावा, उनमें से एक जोर से चिल्लाया। उठाओ उठाओ जवान, लगाओ जोर। हाँ भाई, तालूत ने मेरी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। मैं समझ गया कि मामला तैयार है। मैंने और तालूत ने एक साथ जोर लगाने की अदाकारी की और मैंने साथ ही बड़ी गरजदार आवाज में नारा लगाया, या मौला मदद, या मौला मुश्किल कुशा। तालूत ने उसे भी ज्यादा जोर से नारा बुलंद किया और ट्रक किसी फूल की तरह उठ गया। अगले चंद लम्हों में वो चारों पहियों पर खड़ा हुआ था। ओए ओए ओए, ओ खैर होवे, इसे की होया? नज़ीर अहमद दीवानों की तरह हमारी तरफ झपटा। उसके दोनों साथी मुंह खोले हमें देख रहे थे। चश्मे जदन में वो तीनों हमारे पास आ गए। ओए तुमने तो सचमुच इसे उठा दिया, नज़ीर अहमद ने बेयकीनी के साथ हम दोनों को घूरते हुए कहा। यह नामुमकिन है। माफ़ करना मलंगो, नज़ीर अहमद का एक साथी बोला। तुम कोई बड़े अल्लाह वाले लोग हो, हमने तुम्हें समझा नहीं था। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया मलंग बादशाह, नज़ीर अहमद ने भराई हुई आवाज़ में कहा। हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं। तुम तो कोई बहुत बड़े लोग हो जी। खुदा के हकीर बंदे हैं नज़ीर अहमद, तालूत ने जवाब दिया। अच्छा जी हम चले, आओ जी मर्दान शाह। नहीं नहीं मलंग बादशाह, नज़ीर अहमद जल्दी से आगे बढ़कर बोला। अभी ज़रा तो ठहरो, हम तुम्हारी ज़ियारत तो अच्छी तरह कर लें। ज़ियारत में क्या रखा है नज़ीर अहमद, तालूत ने जवाब दिया। हम भी आम इंसानों की सी शक्ल सूरत रखते हैं, आम से लोग हैं और बस। नज़ीर अहमद और उसके साथी हम दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन हम बमुश्किल तमाम उनसे जान छुड़ाकर पैदल ही शहर के अंदर की तरफ रवाना हो गए। अब ये बात सारे अड्डे पर फैल जाएगी, मैंने कहा। एक तो अड्डे का मालिक ही रात को खासा चक्कर में आ गया था। जब पहले उसकी रकम गायब हुई और बाद में खुद ब खुद मिल गई, उसे हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। तभी तो उसका रवैया एकदम बदल गया। अब ये खबर तो यकीनन उस तक पहुंच जाएगी और मुमकिन है वो हमें तलाश करने की कोशिश भी करे, क्योंकि हमने उसे कहा था कि इस शहर में हमारे कुछ जानने वाले हैं और हम उन्हीं के पास आए हैं। ये शहर बहुत छोटा सा है, तालूत ने कहा। हमें अपने आप को बहुत छुपाकर और बचाकर रखना होगा, इसी में हमारी खैरियत है, मैंने कहा, वरना और किसी चक्कर में फंस जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग टीबी सैनिटोरियम की इमारत के सामने खड़े थे, जो शहर से खासे फासले पर वाक़ थी। हम लोग अहाते के अंदर दाखिल होकर असली इमारत की तरफ बढ़ गए, जहां गेट पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। उसने हमारे हुलिया देखते ही हमें गेट पर रोक दिया। किधर जाते हो तुम लोग? उसने दुरुस्त लहजे में कहा। हमें एक मरीज को देखना है, तालूत ने कहा। अभी मुलाकात का टाइम नहीं है, उसने जवाब दिया। शाम को आना। लेकिन हम तो बड़ी दूर से आए हैं, तालूत ने मस्कीनी से कहा। यहाँ हमारे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं, हम शाम तक क्या करेंगे, हमें अंदर जाने दो। यहीं बाहर किसी दरख्त के नीचे जाकर लेट जाओ, उसने लापरवाही से कहा। तुम्हें रहने के ठिकाने की क्या ज़रूरत है? जब मुलाकात का वक्त हो तो फिर आ जाना। नहीं चौकीदार साहब, तालूत ने कहा। आपके इस बेहतरीन मशवरे का शुक्रिया, लेकिन हम तो अभी और इसी वक्त अंदर जाना चाहते हैं। चलो भागो इधर से, चौकीदार ने कहा। इस वक्त दाखिला बंद है, सुबह का टाइम है और सारे डॉक्टर राउंड पर होते हैं। क्या मुझे नौकरी से निकलवाओगे? इस वक्त किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, तालूत ने अफसुर्दगी के साथ कहा। आओ भाई मर्दान शाह, दाखिला बंद है। हम दोनों गेट के पास से चले आए और तालूत ने मुझे एक उफ्तादा गोशे की तरफ चलने के लिए कहा। जाने को तो हम दोनों अभी इस चौकीदार के सामने ही अंदर जा सकते हैं, तालूत ने कहा। लेकिन असल बात यह है कि मैं इसे चौंकाना नहीं चाहता। ख्वामखा के लिए एक गैर ज़रूरी खलबली मच जाती। अगर हम उसे ये कहते कि हमें किसी मरीज़ को देखने के लिए प्राइवेट वार्ड में जाना है तो इसे यकीन नहीं आता। भला प्राइवेट वार्ड में फ़कीरों का क्या काम? उसने तो यही समझा होगा कि हम लोग जनरल वार्ड में जा रहे हैं, और जनरल वार्ड में औकात मुलाकात की सख्ती से पाबंदी की जाती है। तुम्हें यकीन है कि जीनत गुल प्राइवेट वार्ड में ही दाखिल है? मैंने कहा। मैं मालूम कर चुका हूँ, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने तो कमरा नंबर भी मालूम कर लिया है। बहुत खूब, मैंने कहा। गोया आप तमाम मालूमात से मुसल्लम हैं? तो और क्या, तालूत ने जवाब दिया।
भाई यहाँ आने से पहले सारी मालूमात हासिल कर लेना ज़रूरी था। मुमकिन था कि वो लोग यहाँ मौजूद ही ना होते, फिर तो हमारी सारी तगदो बेकार जाती। हम यहाँ कर क्या करते? हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने कहा। सारी मालूमात हासिल करके तुमने वाकई अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। अब अगला कदम क्या होगा? अभी चलने उन लोगों से मिलने? बस हमें एक गोशा आफियत की तलाश है जहाँ पहुँचकर हम अपने आप को मख्फी कर सकें, तालूत ने जवाब दिया। और जल्दी हमें एक ऐसा गोशा मिल गया। वहाँ पहुँचकर हम दोनों मख्फी हो गए। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसके बाद हम दोनों इत्मीनान से गेट में से गुजरकर अस्पताल की अंदरूनी इमारत में दाखिल हो गए। सुबह का वक्त होने के बाद हर तरफ बड़ी चहल पहल थी, लेकिन जनरल वार्ड में मुलाकातियों की आमद पर पाबंदी लगी हुई थी और जनरल वार्ड में मरीजों के अलावा सिर्फ डॉक्टर, नर्सें और अस्पताल के मुलाजिम ही मौजूद थे। हम दोनों मख्फी हालत में ही जनरल वार्ड का जायजा लेते हुए प्राइवेट वार्ड की तरफ निकल गए और प्राइवेट वार्ड की इमारत में दाखिल होने के बाद एक दरवाजे के पीछे जाकर हम दोनों अचानक जाहिर हो गए और वार्ड के कॉरिडोर में चलने लगे। तालूत ने मुझे बताया कि जीनत गुल कमरा नंबर 20 में है और हमारा रुख उसी कमरे की तरफ था। ओए, किधर जाता है तुम? एकदम एक चौकीदार ने सामने आकर हमारा रास्ता रोक दिया। क्या बात है भाई? तालूत ने नरमी से कहा। हम एक मरीज को देखने जा रहे हैं। तुम्हारा मरीज उधर जनरल वार्ड में होगा, उधर ही जाओ। मगर उधर भी ये मुलाकात का टाइम नहीं है, ये तो प्राइवेट वार्ड है। तुम इधर कैसे आ गए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? उसने एक ही सांस में कई बातें कह डाली। अरे भाई, आए किधर से? तालूत ने कहा। कोई आसमान से तो नहीं टपक पड़े और ना जमीन से निकल पड़े, दरवाजे में से ही गुजर कर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा मरीज जनरल वार्ड में नहीं है, प्राइवेट वार्ड में है। तुम्हारा मरीज प्राइवेट वार्ड में है? चौकीदार ने हैरत से कहा। कौन से कमरे में? क्या नाम है उसका? उसका नाम जीनत गुल है और वो कमरा नंबर 20 में है, तालूत ने जवाब दिया। जीनत गुल? चौकीदार ने कहा। मगर वो तो किसी बहुत बड़े खान की बेटी है। तुम फकीरों का उससे क्या ताल्लुक? हमारा कोई ना कोई ताल्लुक तो है ही, तालूत ने कहा। तभी तो हम उसके पास जा रहे हैं। अभी चौकीदार कोई जवाब भी ना देने पाया था कि एक बड़ा डॉक्टर उधर से गुजरा। उसके साथ एक छोटा डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर, वार्ड मास्टर और मैट्रन के अलावा अमले के और भी कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर प्राइवेट वार्ड में इस अजीबोगरीब हुलिये के आदमी को देखकर अचानक रुक गया और उसकी जबीन पर शिकने पड़ गईं। उसके साथ ही सारा काफिला रुक गया। ये फकीर यहाँ कैसे आ गए? उसने नाराजगी के साथ चौकीदार से पूछा। ये कौन सी भीख मांगने की जगह है? और गेट के चौकीदार ने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? ये भीख मांगने नहीं आया सर जी, चौकीदार ने सख्त परेशान होते हुए कहा। ये कहते हैं कि कमरा नंबर 20 की मरीजा जीनत गुल को देखने आए हैं। जीनत गुल को देखने आए हैं? डॉक्टर ने हैरत से कहा। मगर उस खान की बेटी का इन भीख मांगने वालों से क्या रिश्ता है? और फिर ये तो पठान भी नहीं मालूम होते। कौन हो तुम लोग और जीनत गुल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? डॉक्टर ने डपट कर हमसे पूछा। इसमें नाराज होने की क्या बात है डॉक्टर साहब के भला? तालूत ने बड़ी संजीदगी से और निहायत शस्ता अंदाज में कहा। क्या हम लोग आपको इंसान नहीं नजर आते? आखिर आपको हैरत किस बात की है जनाबे वाला? तालूत की जुबान से इस किस्म की गुफ्तगू सुनकर डॉक्टर जरा परेशान सा हुआ और फिर नरम लहजे में बोला। यह अस्पताल है भाई, और वो भी टीबी का अस्पताल। यहाँ मरीजों को इलाज और सुकून के लिए लाया जाता है। हमारा फर्ज है कि हम मरीजों के सुकून का ख्याल रखें और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को अस्पताल की हदूद में ना दाखिल होने दें जो मरीजों के लिए परेशानी का बायस बने। अब अगर तुम्हारा सवाल है कि तुम जीनत गुल की इयादत के लिए आए हो, तो हम यूं करते हैं कि उसके कमरे से किसी को बुलवाकर पहले तुम्हारी शनाख्त करवाएंगे कि आया वाकई वो लोग तुम्हें जानते हैं या नहीं। अगर उन लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि तुम उनके जानने वाले हो, फिर तुम बेशक मरीजा के कमरे में जा सकते हो, वरना नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब के बुला, तालूत ने कहा। आप जीनत गुल की माँ या उसके बाप को बुलवा लीजिए। डॉक्टर ने चौकीदार को हुक्म दिया कि जीनत गुल के कमरे से किसी को बुला लाए और खुद वहीं खड़ा रहा। चौकीदार जल्दी से भागता हुआ गया और चंद मिनट के बाद जब वो वापस आया तो सिकंदर खान ने दूर ही से हम लोगों को देख लिया। अरे तुम लोग हो दरवेशा? उसने दूर ही से मुसरत आमेज आवाज में नारा लगाया। आओ आओ शाह साहब, तुम्हारा तो हम लोग कई दिन से इंतजार करते हैं। जीनत गुल बीबी इंतजार करता था, उसका माँ भी इंतजार करता था। ये कौन लोग हैं सिकंदर खान? डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा। इन फकीरों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अरे डॉक्टर साहब, तुम नहीं जानता, सिकंदर खान ने कहा। ये अल्लाह वाला लोग है, बहुत बड़ा लोग है, बहुत ही बड़ा लोग है। इनको हम जानता है डॉक्टर साहब, तुम नहीं जानता। यही लोग हमारा जीनत गुल को इधर इलाज के वास्ते भेजा। ये तो हमारे वास्ते फरिश्ता है, फरिश्ता। अच्छा, तो इन फरिश्तों को अपने कमरे में ले जाओ, डॉक्टर ने कहा और अपने जुलूस के साथ आगे बढ़ गया। सिकंदर खान हम लोगों को साथ लेकर जीनत गुल के कमरे में आ गया। अरे तुम, सिकंदर खान की बीवी जो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी हमें देखकर एकदम खड़ी हो गई। तुम कभी आया शाह साहब? हम तो तुम्हारा रास्ता देखता रहा। अरे दरवेश लोग आया है। जीनत गुल जो बिस्तर पर लेटी हुई थी एकदम से उठकर बैठ गई। उसने हमें बड़े अदब से सलाम किया। हमने उसे दवाएं दी। हमने देखा कि जीनत गुल की सेहत में गुज़िश्ता दिनों के दौरान नुमाया बेहतरी नमूदार हुई थी। उसके चेहरे की पिलाहट बड़ी हद तक कम हो गई थी। आंखों के गिर्द मौजूद हल्के भी कम हो गए थे और चेहरे पर बहाली के आसार नजर आ रहे थे। हम लोग बस अभी चले आ रहे हैं, मैंने कहा।
हमने तुम लोगों से वादा किया था ना कि हम जीनत गुल से मुलाकात करने अस्पताल आएंगे। लो देख लो कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है और हम जीनत गुल के पास मौजूद हैं। तुम्हारा बड़ा बड़ा मेहरबानी शाहजी, जीनत गुल की माँ ने कहा। अभी हमारा जी खुश हो गया है शाहजी, तुमको इधर देखकर हम बहुत खुश हुआ। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है जीनत गुल, मैंने पूछा। हम पहले से अच्छा है शाहजी, जीनत गुल ने खुश दिली से जवाब दिया। हम बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब बोलता है कि हम बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। वो बोलता है कि घबराने का कोई बात नहीं है। अभी डॉक्टर साहब हमारे को बोलता है कि 2 हफ्ते के बाद तो जीनत गुल को इधर से छुट्टी दे देगा, सिकंदर खान ने कहा। मगर वो बोलता है कि दवाई लिख कर देगा और दवाई पूरा 18 महीने तक इस्तेमाल करना होगा। हर 2 महीने बाद इधर आकर डॉक्टर को दिखाना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ 2 हफ्ते के बाद ही जीनत गुल को छुट्टी हो जाएगी, तालूत ने कहा। लेकिन तुम लोग एक बात का खास तौर पर ख्याल रखना, और वो ये कि डॉक्टर साहब जो भी दवाएं तजवीज़ करें वो बड़ी पाबंदी से जीनत गुल को खिलाना। दवाओं में हरगिज़ नागाना हो और ना ही लापरवाही बरतना। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, हर 2 माह के बाद जीनत गुल को इधर लाकर मुआयना करवाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर जीनत गुल की तबीयत ठीक नहीं होगी। हम बिल्कुल ऐसे ही करेगा शाहजी, जैसा डॉक्टर साहब हमारे को बोलता है, सिकंदर खान ने कहा। हम तो पहले समझता था कि हमारा बेटी पर किसी ने जादू कर दिया है, मगर जब हमारे को बोला कि जादू वादू कुछ नहीं है, बीमारी है, तो हमारे को तुम्हारी बात का यकीन नहीं था। फिर तुमने हमारे को इतना बहुत सा पैसा दिया और हम जीनत को इधर ले आया। इधर पहले तो छोटा डॉक्टर जीनत गुल को देखा, फिर इसको बड़ा डॉक्टर साहब के पास भेजा। बड़ा डॉक्टर साहब ने जीनत गुल का अच्छी तरह मुआयना किया और हमारे को बोला कि जीनत गुल ठीक हो जाएगा, मगर इसको अस्पताल में दाखिल करना होगा। हम बोला कि दाखिल करना है तो करो। फिर बड़ा डॉक्टर हमारे से पूछा कि हम अपनी बेटी का प्राइवेट कमरे में रखेगा या जनरल वार्ड में। हमारे को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। हम बोला कि जिसमें हमारे बेटी को ज़्यादा आराम मिले उसमें रखो। डॉक्टर हमारे को बोला कि प्राइवेट कमरा खर्चे वाला है, उसमें कमरे का किराया और दवाओं और खाने का कीमत देना होगा। जनरल वार्ड में खर्चा नहीं होगा। हम बोला डॉक्टर साहब खर्चे की फिक्र मत करो, हमारे पास पैसा बहुत है। तब फिर डॉक्टर साहब बोला कि फिर प्राइवेट कमरा ले लो, और हम कमरा ले लिया। अभी जीनत गुल का माँ 24 घंटे इधर इसके साथ रहता है और हम एक होटल में रहते हैं। सुबह को इधर आ जाता है, दिन भर रहकर शाम को वापस चला जाता है। तुमने बहुत अच्छा किया कि जीनत गुल को प्राइवेट कमरे में रखा, मैंने कहा। यहाँ इसको बहुत आराम है और खुदा ने चाहा तो ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोलता है कि इसको पूरे तौर पर ठीक होने में अभी 1.5 साल लगेगा, जीनत गुल की माँ ने कहा। हम बोलते हैं कि चलो 1.5 साल सही, मगर हमारा बेटी ठीक तो हो जाए। वो ज़रूर ठीक हो जाएगी, तालूत ने कहा। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि डॉक्टर की हदायत पर अमल करो। अभी तालूत की बात ख़त्म ही हुई थी कि वही डॉक्टर अपने लश्कर के साथ कमरे में दाखिल हुआ जिसने कॉरिडोर में हमें रोका था। उसने एक सरसरी निगाह हम दोनों पर डाली और फिर मरीज़ा की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या हाल है बीबी, उसने पूछा, और मरीज़ा के सरहाने रखी हुई फाइल उठाकर देखने लगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, जीनत गुल ने कहा। अभी हमारे को खांसी भी बहुत कम आता है, बुखार भी कम है। आपके ख्याल में इसकी हालत कैसी है? अचानक तालूत ने डॉक्टर से अंग्रेजी में सवाल किया और डॉक्टर के हाथ से मरीज़ा की फाइल छूट कर नीचे गिर पड़ी। वो इंतहाई हैरत के आलम में तालूत की शक्ल देखने लगा। स्याह बोसीदा कफनी में मलबूस, कांधे पर एक झोला डाले, एक हाथ में डंडा थामे और दूसरे हाथ में भीख का प्याला पकड़े हुए फकीर डॉक्टर से निहायत उम्दा लहजे में अंग्रेजी में बात कर रहा था। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? डॉक्टर ने तालूत के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए अंग्रेजी में पूछा। डॉक्टर के साथ मौजूद तमाम लोग भी तस्वीरें हैरत बने हुए थे। हाँ डॉक्टर, तालूत ने अंग्रेजी में जवाब दिया। हम लोग जितनी उम्दा उर्दू बोल सकते हैं उतनी उम्दा अंग्रेजी बोल सकते हैं और उतनी ही उम्दा फारसी भी। हैरत है, डॉक्टर ने कहा। इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन बात है। तुम लोग यकीनन आला तालीम याफ्ता हो। हाँ डॉक्टर, तालूत मुस्तकिल अंग्रेजी बोल रहा था। हम वाकई आला तालीम याफ्ता हैं, मैं भी और मेरा भाई मर्दान शाह भी। मेरा नाम फैज़ान शाह है। हम दोनों अंग्रेजी और फारसी में एमए हैं। अंग्रेजी और फारसी में एमए? डॉक्टर की ज़ुबान से बेसाख्ता निकला। उफ मेरे खुदा, फिर ये सब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम लोगों का हुलिया, ये लिबास, ये वज़ाक़ता, इतने पढ़े लिखे लोग और इस हाल में, आखिर इसकी वजह इसकी यह है डॉक्टर साहब कि हम दोनों तसव्वुफ़ के बहुत ज़्यादा दिलदाद हैं। तालूत ने अंग्रेजी में ही बात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा। हमारा ताल्लुक़ ज़ाहिर है एक अच्छे और खाते पीते घराने से है, लेकिन हम दोनों को बुनियादी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी और तसव्वुफ़ के वसी मुताले ने हमें यह राह दिखाई। हम इलाके दुनियावी को तर्क करके फ़कीर हो गए और अब शहर शहर करिया करिया घूमते फिरते हैं और जहाँ भी और जिस तरह भी मुमकिन होता है बंदगाने खुदा की मदद करते हैं। तुम लोगों का रवैया वाकई बड़ा अजीबोगरीब है, डॉक्टर ने कहा। आजकल के ज़माने में भला कौन ऐसा होगा जो इतना पढ़ने लिखने के बाद राहबानियत इख्तियार कर ले? आपने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डॉक्टर साहब, तालूत ने उसे टोकते हुए कहा। हमने राहबानियत नहीं इख्तियार की है, हम तारकुल दुनिया नहीं है। हम तो सिर्फ अपने जिंदा रहने के अंदाज में तब्दीली पैदा कर रहे हैं। खल्के खुदा के दुख को अपनाए और इस काम में हमें इस कदर रूहानी मुसरत हासिल होती है कि हम अल्फाज में आपके सामने इसका इजहार भी नहीं कर सकते। यकीनन, डॉक्टर ने जल्दी से कहा।
तो फिर तो आपने फ़ारसी के तकरीबन तमाम ही अहले तसव्वुफ़ शोरा के कलाम का मुताला किया होगा। जी हाँ, मैंने जल्दी से अंग्रेज़ी में जवाब दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस मरहले पर आकर तालूत की गाड़ी अटक जाएगी और वह फ़ारसी शोरा के हवाले नहीं दे सकेगा। तसव्वुफ़ का अजीम तरीन सरमाया फ़ारसी शोरा के यहाँ ही मिलता है। मैंने कहा, सनाई अतारद, रूमी, महमूद शबिस्त्री, इराकी, मगरबी, सादी, हाफिज़, ख़याम, खुसरो। गर्ज ये कि नावलों का एक तवील सिलसिला है जो कई सदियों पर मुहित है और जो ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक फैला हुआ है। आरफाना कलाम जिस कदर फ़ारसी ज़ुबान में है उतना किसी दूसरी ज़ुबान में मौजूद नहीं। आपका मुतालिया वाकई बेहद वसी है, डॉक्टर ने पहली बार उर्दू में कहा। दरअसल बात यह है शाह साहब के हूँ तो मैं डॉक्टर, मेरा नाम फजल अहमद और मैं इस सैनिटोरियम का डॉक्टर हूँ। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे तसव्वुफ़ से खसूसी लगाव है और ख़ास तौर से अदब से। मेरे वालिद मरहूम को भी इसका बड़ा शगफ था और उनका मुतालिया भी बहुत वसी है। उन्हीं से मैंने फ़ारसी सीखी और वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मुझे पढ़ाते थे। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैंने वालिद साहब से भी पढ़ना जारी रखा और इस तरह डॉक्टरी के साथ फ़ारसी अदब का भी अच्छा खासा मुतालिया कर लिया। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार दिन है कि आज मेरी मुलाकात ऐसे इंसानों से हुई है जिनसे मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुझे तफसीली मुलाकात का एजाज़ बख्शें। मैं यहीं सैनिटोरियम के अहाते में रहता हूँ। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक तो मैं राउंड पर रहूँगा। उसके बाद कुछ देर तक अपने दफ्तर में बैठूंगा और 2 बजे अपने घर चला जाऊँगा। आप हजरात 2 बजे तशरीफ़ लाएँ और अगर कबूल फरमाएं तो आज दोपहर का खाना मेरे साथ ही खाइए। मुझे आप लोगों से गुफ्तगू करके और आपकी मेज़बानी करके बहुत खुशी हासिल होगी। सिकंदर खान, उसकी बीवी और जीनत कुल उस वक्त तो कुछ भी नहीं समझ सके थे जब हम लोग डॉक्टर फजल अहमद से अंग्रेज़ी ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है कि यह ज़ुबान उनके लिए कतई नाकाबिल फ़हम थी। ताहम हैरत करने वालों में वो बराबर के शरीक थे, क्योंकि इतना अंदाज़ा तो वो लगा सकते थे कि अंग्रेज़ी ज़ुबान है जिसे सिर्फ वही लोग बोल और समझ सकते हैं जिन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में तालीम पाई हो। लेकिन अब जबकि हम लोग उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे तो वो हमारी हर बात समझ सकते थे, मगर उन्हें बात नहीं मालूम हो सकी थी कि हमारी कौन सी अदा अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर को इतनी भा गई है कि वो हमें अपने साथ खाने की दावत दे रहे हैं। खाने के तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, मैंने कहा। हम लोग आपसे मिलने ज़रूर आएंगे और यकीन कीजिए कि हमें भी आपसे तफसीली मुलाकात करके बड़ी खुशी होगी। आपका शुक्रिया मर्दान शाह साहब, डॉक्टर फजल अहमद ने कहा। लेकिन अगर आप एक वक्त गरीब खाने पर तनावुल फरमाएंगे तो मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझूंगा। जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब, तालूत ने कहा। हमें आपकी ख्वाहिश का एहतराम है और हम लोग खाने पर हाजिर हो जाएंगे। मैं इस करम फरमाई पर बेहद ममनून हूँगा, डॉक्टर फजल अहमद ने कहा। भला आप जैसे लोग दुनिया में मिलते ही कहाँ हैं? मैंने आपसे मरीज़ा की हालत के बारे में दरियाफ्त किया था डॉक्टर, तालूत ने एक बार फिर अंग्रेज़ी में कहा। ओह हाँ, डॉक्टर फजल अहमद ने भी अंग्रेज़ी में कहा। मर्ज़ मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है और अगर एहतियात और इलाज में कोताही ना बरती गई तो वह बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगी। दरअसल इसका एक फेफड़ा तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन बाएं फेफड़े का कुछ हिस्सा मुतासिर है और ये कोई तशवीश की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मुतासिर है और वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। इन लोगों ने बड़ी अक्लमंदी की कि मरीज़ा को सही जगह पर ले आए। भला गांव देहात में इलाज की ऐसी सहूलतें कहाँ मौजूद हैं? मैंने मरीज़ा के लिए 1.5 साल का कोर्स तजवीज़ किया है। अगर ये पाबंदी से दवाएं खाती रहे तो ये मर्ज़ जड़ से चला जाएगा और इसके दोबारा उभरने के इम्कानात भी ख़त्म हो जाएंगे। 2 हफ्ते बाद मैं इसकी छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि फिर इसकी अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता चेकअप के लिए हर 2 माह के बाद आना होगा। अच्छा जनाब, डॉक्टर फजल अहमद ने कहा। अब मैं चलता हूँ, और भी बहुत से मरीज़ों को देखना है। फिर 2 बजे मैं अपने घर आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। आप किसी भी चौकीदार से कह दीजिएगा, वो आपको मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ाएगा। जी बेहतर है, मैंने कहा। हम लोग हाजिर हो जाएंगे। डॉक्टर फजल अहमद माँ अपने लाओ लश्कर के रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद सिकंदर खान बोला, तुम्हारा को बड़ा डॉक्टर साहब रोटी पर बुलाया? हाँ सिकंदर खान, मैंने कहा। यह उनकी मेहरबानी है, अच्छे आदमी मालूम होते हैं। वो बहुत अच्छा आदमी है शाहजी, सिकंदर खान ने कहा। हमारा शाहजी लोग भी तो बहुत बड़ा आदमी है, सिकंदर खान की बीवी बोली। डॉक्टर साहब अगर शाहजी लोग को रोटी पर बुलाया तो ठीक किया। शाहजी लोग तो जिसके घर रोटी खाएगा उसका किस्मत जाग उठेगा। नहीं बहन, मैंने इनकसारी से कहा, हम तो बहुत मामूली से लोग हैं। किस्मतों का बनाने और बिगाड़ने वाला तो खुदा है। अभी तुम किधर ठहरे शाहजी? सिकंदर खान ने अचानक पूछा। तुम भी कमाल करते हो सिकंदर खान, भला हमें कहीं ठहरने की क्या ज़रूरत है? हम तो सीधे मर्दान से चले आ रहे हैं। हमारा ख्याल तो ये था कि थोड़ी देर तक तुम्हारे पास बैठकर और तुम्हारी बेटी की खैर खैरियत मालूम करके हम वापस चले जाएंगे। लेकिन अब डॉक्टर फजल अहमद ने दोपहर के खाने पर रोक लिया है, इसलिए अब दोपहर तक तो रुकना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अभी तुम किधर जाएगा शाहजी? सिकंदर खान ने पूछा। कुछ पता नहीं सिकंदर खान, मैंने कहा। तुम्हें तो मालूम है कि फ़कीरों का कोई घर नहीं होता, वो हमेशा सफ़र ही में रहते हैं।
तो फिर इधर हमारे पास 2-4 दिन ठहरो ना शाहजी, सिकंदर खान की बीवी ने कहा। अभी फिर मालूम नहीं कि तुम कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर जिंदा रहे और कभी दोबारा इस इलाके की तरफ आना हुआ तो तुम्हारे गांव में आकर तुमसे मुलाकात करेंगे, मैंने कहा। तुम्हें रुपए पैसे की और ज़रूरत तो नहीं है सिकंदर खान, तालूत ने कहा। नहीं शाहजी, बिल्कुल नहीं, सिकंदर खान ने जल्दी से जवाब दिया। अभी तुम हमारे को गांव में इतना रुपया दिया कि हमारे वास्ते ज़िंदगी भर को काफ़ी है, बल्कि हमारा बच्चा लोग के लिए भी काफ़ी है। हम और रकम का क्या करेगा? बड़ा बड़ा मेहरबानी शाहजी, हमारे को और रकम नहीं चाहिए। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि हम ज़रा अस्पताल की सैर कर लें, मैंने तालूत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ज़रूर, तालूत उठते हुए बोला। अभी तुम अस्पताल का सैर करके वापस आओ, हम तुम्हारे वास्ते चाय बनाते हैं, सिकंदर खान की बीवी ने कहा। इधर चूल्हा मूल्हा सब मौजूद है, हम रोज़ चाय इधर ही बनाते हैं, खाना भी गर्म करते हैं। ठीक है बहन, हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं, मैंने कहा। इसके बाद सब मिलकर चाय पियेंगे। हम दोनों वहाँ से उठकर कमरे से बाहर निकल आए। प्राइवेट कमरों के मरीजों के जो अजीज़ कमरों के बाहर बैठे हुए थे वो हैरत के आलम में हमें देख रहे थे। भला प्राइवेट वार्ड में फ़कीरों का क्या काम? हम प्राइवेट वार्ड के कमरों के सामने से गुजरते चले गए। लोग हमें घूर घूर कर देखते रहे, लेकिन हमने कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद हम जनरल वार्ड की तरफ निकल गए। यहाँ भी हम पर बहुत से लोगों की नज़रें पड़ी, लेकिन किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। काफ़ी देर तक हम लोग जनरल वार्ड में इधर से उधर चक्कर लगाते रहे और फिर बिलाखिर इमारत से बाहर निकलने के लिए उसी दरवाजे की तरफ रवाना हुए जहाँ से हम मख्फी हालत में अंदर दाखिल हुए थे। वही चौकीदार दरवाजे पर बैठा हुआ था जिसने हमें अंदर जाने से रोक दिया था, और हम मख्फी होकर उसके सामने से गुजर गए थे। उसने हमें नहीं देखा था, लेकिन अब हम जाहिर होकर उसके सामने से जा रहे थे। उसने हमें रोक लिया। ठहरो ओए मलंगो, उसने अपना डंडा संभाला और एकदम हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। क्या बात है भाई? तालूत ने नरमी से पूछा। हम तो बाहर जा रहे हैं, अंदर तो नहीं जा रहे। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि तुम बाहर जा रहे हो, उसने दुरुस्त लहजे में कहा। मगर पहले ये बताओ कि तुम अंदर किस तरह दाखिल हुए? मैंने तो तुम्हें गेट से ही वापस कर दिया था, फिर तुम किस तरह अंदर घुस गए? शायद मेरी आंख बचाकर चले गए। चलो यूं ही सही, तालूत ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। अब रास्ते से तो हट जाओ, हमें बाहर जाना है। तुम्हें मालूम है ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ सरकारी कानून चलता है। हम कानून की खिलाफ वर्जी करने पर तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। तुम मुझे धोखा देकर अंदर दाखिल हुए हो तो कर दो पुलिस के हवाले भाई, तालूत ने बदस्तूर नरम लहजे में कहा। डॉक्टर फजल अहमद खुद ही हमारी जमानत करवा लेंगे। डॉक्टर फजल अहमद? चौकीदार एकदम चौंक कर हमारी शक्लें देखने लगा। तुम डॉक्टर फजल अहमद को कैसे जानते हो? वो तो यहाँ के डायरेक्टर हैं, यहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। पहले तो नहीं जानते थे मगर अब जानते हैं, तालूत ने कहा। वो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह जान गए हैं। आज 2 बजे उन्होंने हमें अपने घर खाने पर बुलाया है। तुम्हें खाने पर बुलाया है? डॉक्टर फजल अहमद ने? चौकीदार ने घुरा कर कहा। तुम दोनों मुझे कोई बहुत ऊंचे फ्राडिये मालूम होते हो। हम झूठ नहीं बोल रहे चौकीदार साहब, तालूत ने किसी किस्म के गुस्से का इजहार किए बगैर कहा। अगर तुम्हें हमारी बात का यकीन ना हो तो खुद डॉक्टर फजल अहमद से पूछ लो, और अगर उससे नहीं पूछ सकते तो 2 बजे दिन को हमें उसके घर में खुद अपनी आंखों से देख लेना। अच्छा चलो अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ज़्यादा बातें मत बनाओ, उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा। और सुनो, आइंदा अस्पताल में तुम्हारी शक्ल ना नजर आए। इस बार तो तुम्हें छोड़े देता हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा, सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। बहुत अच्छा जनाब, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम लोग अस्पताल की इमारत से निकलकर अहाते में आ गए। यार मेरा ख्याल है कि हम लोग मख्फी होकर इधर उधर चक्कर लगाएं तो बेहतर है, तालूत ने कहा, वरना कदम कदम पर रोक टोक होगी। हाँ ये ठीक है, मैंने उसे इत्तफाक करते हुए कहा, और हम दोनों उसी गोशे की तरफ रवाना हो गए जहाँ कुछ देर पहले जाकर हम मख्फी हुए थे। वहाँ छुपकर हम एक बार फिर मख्फी हो गए। अब हम हर तरफ घूमने फिरने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। हमारे ऊपर ना कोई रोक टोक थी और ना किसी चौकीदार का खतरा। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम अस्पताल के वसी और इजाहाते में इधर से उधर घूमने लगे। इसके बाद हमने सिकंदर खान के पास पहुंचकर चाय पी। फिर दोपहर को डॉक्टर फजल अहमद के यहाँ खाना खाकर उनसे रुखसत हुए। फिर तालूत ने कहा, बस भाई अब ये खेल ख़त्म। बिल्कुल ठीक है यार, मैंने कहा। मेरे ख्याल में यूँ करते हैं कि यहाँ से हम सीधे इस्लामाबाद चले चलें, तालूत ने कहा। वहाँ पहुँच माकूल आदमियों का हुलिया इख्तियार करें और किसी होटल में क़याम करें। कल की किसी परवाज़ से हम सीधे कराची जाएं। वंडरफुल आइडिया, मैंने कहा। हमारी कल की शाम कराची में बसर होनी चाहिए। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हमारे नादीदा सफ़र का एक बार फिर आगाज़ हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम मख्फी हालत में इस्लामाबाद में मौजूद थे। एक सुनसान गोशा तलाश करके हम दोनों वहाँ ज़ाहिर हो गए, फैज़ान शाह और मर्दान शाह के उलिये में। लो भाई, अब फैज़ान शाह और मर्दान शाह रुखसत होते हैं, शायद हमेशा के लिए या शायद गैर मुइना मुद्दत के लिए। हाँ इस बारे में कहना कुछ मुश्किल है, मैंने कहा। हो सकता है आइंदा फिर कभी हमें फैज़ान शाह और मर्दान शाह का रूप धारना पड़े। शुक्र है कि फ़िलहाल तो इन बोसीदा स्याह कफनियों, फटे पुराने झोलों, डंडों और कशकोलों से निजात मिल रही है।
आने वाहिद में हम दोनों का हुलिया बदल गया। अब हम अपनी असली शक्लों में थे, यूसुफ और आरिफ। ओफो, मैंने तालूत की तरफ देखते हुए कहा। बंजारे और फकीर के भेस में तुम्हें देखते देखते आंखें इस कदर आदी हो गई हैं कि अब तुम्हारी अच्छी भली शक्ल मुझे अजनबी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। यही हाल मेरा भी है, तालूत ने हंसते हुए कहा। इसके बाद हमने एक टैक्सी ली और होटल जा पहुंचे, जहां पहुंचकर हमने एक डबल बेडरूम बुक कराया। काफ़ी दिनों के बाद हमें एक आरामदेह बिस्तर पर लेटने का मौका मिला था। जब हम होटल पहुंचे उस वक्त रात हो चुकी थी। इस्लामाबाद की रातें बड़ी वीरान और बेकैफ होती हैं। हमें पहले भी इसका तजुर्बा था, इसलिए हम लोग होटल से बाहर नहीं निकले। खाना भी हमने अपने कमरे में ही मंगवा कर खाया। दूसरे दिन हम कराची जाने वाली पहली परवाज के टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए और होटल से टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट रवाना हो गए। और चंद घंटों की परवाज के बाद हम कराची के हवाई अड्डे पर मौजूद थे। हमने चूंकि अपनी आमद की इतला किसी को नहीं दी थी, इसलिए कोई हमें लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं आया। क्या ख्याल है, यहाँ से तसद्दुक को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा ली जाए या हम टैक्सी पकड़ें? तालूत ने मुझसे कहा। मेरा ख्याल है कि टैक्सी ही ले लो, मैंने कहा। गाड़ी आने में खासा वक्त लग जाएगा। चुनाचे हम लोग टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुंचे। घर के तमाम लोग यानी शकीला, रज़िया और जीनत खाला हम लोगों को देखते ही खुशी से खिल उठे। फ़ौरन चाय का एहतमाम किया गया और हमारी आमद की खबर पाकर नौशाबा भी वहाँ आ गई। भाई, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, रज़िया ने शिकायती लहजे में कहा। आप लोग चंद रोज़ का कहकर गए थे और आज इतने दिनों के बाद वापस आए हैं। यहाँ तो इंतज़ार करते करते आंखें पथरा गईं और आप लोग बिजनेस के चक्कर में घर बार को ही भूल बैठे। इन लोगों के बिजनेस के चक्कर ऐसे ही होते हैं, शकीला ने तेज़ नज़रों से मुझे घूरते हुए कहा। बस एक बार घर से निकल जाएं तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। मैं शकीला की चुभती हुई नज़रों और उसके तंज़-आमेज़ अल्फाज की ताब न ला सका और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। तालूत ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। रात को खाने पर बड़ी ज़ोरदार महफिल जमी। नौशाबा, क़यूम और उनके बच्चों के अलावा तसद्दुक भी खाने पर मौजूद था। हमने उसे फ़ोन करके बुला लिया। वो हमारी आमद पर बहुत खुश था। जीनत खाला ने आज खाने का खसूसी एहतमाम करवाया था। सारी मेज़ अनवा इक़साम के खानों से भरी पड़ी थी। ए मियाँ, अब इतने दिनों के बाद तो आप आए हैं, जीनत खाला ने बड़ी मोहब्बत से कहा। आज कितने दिनों के बाद सब लोग एक साथ खाने पर बैठे हैं। खुदा इस घर को और इसके लोगों को हमेशा इसी तरह शादो आबाद और खुशो खुरम रखे। मैं तो आप लोगों को देख देख कर जीती हूँ और आपकी खुशियों से खुश होती हूँ। मुझ बुढ़िया की ज़िंदगी में अब क्या रखा है, बस आप लोगों को हंसता खेलता देखकर मेरा भी जी खुश हो जाता है। खुदा आपके जी को हमेशा खुश रखे जीनत खाला, क़यूम ने कहा। आमीन। रज़िया और शकीला की ज़ुबान से एक साथ निकला। आप लोगों का बिजनेस ट्रिप कैसा रहा आरिफ भाई? अचानक नौशाबा ने पूछा। मैं इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। अच्छा रहा, बहुत अच्छा, मैंने गड़बड़ाते हुए कहा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो आप लोगों को ज़रूर मिले होंगे। शकीला ने तंजिया तीर हमारी तरफ फेंका। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मैंने जल्दी से कहा। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत से मिले हैं और वो आप लोगों ने कामयाबी के साथ पूरे भी कर दिए होंगे, शकीला हंसते हुए बोली। उसके लहजे की गहराई को सिर्फ मैं और तालूत ही समझ सकते थे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा, मगर नहीं, अभी कैसे पूरी हो सकती हैं? कॉन्ट्रैक्ट इस लिहाज से पूरे हुए हैं कि हमने माल की फराहमी का वादा कर लिया। अब माल तैयार होगा, उसकी डिलीवरी दी जाएगी, तब गोया सही मायनों में कॉन्ट्रैक्ट की तकमील होगी। जी हाँ, बजाय इरशाद फरमाया आपने, शकीला ने कहा। मेरे, तालूत और शकीला के अलावा इस दिलचस्प गुफ्तगू से कोई और लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि तालूत की हकीकत के बारे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। रात को खाने के बाद कोई 12 बजे तक बातचीत और हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहा। सभी लोग बहुत खुश थे। सारा घर खुशियों का गहवारा बना हुआ था और रज़िया की खुशी का तो आलम ही कुछ और था। उसकी आंखों में तो जैसे रोशनियां फूट रही थीं। दुकान का क्या हाल है क़यूम? तालूत ने क़यूम से पूछा। बहुत अच्छा हाल है यूसुफ भाई, क़यूम ने जवाब दिया। मेरे बराबर वाली दुकान फ़रोख्त होने वाली है। मेरा इरादा है कि उसे भी खरीद लूँ और फिर दोनों दुकानों को मिलाकर एक दुकान कर दूँ। असल में अब दुकान इतनी चलने लगी है कि इसमें तोसी की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई तोसी की सूरत ही नहीं निकल रही। अब इत्तफाक से एक बराबर वाली दुकान भी करी है। बात यह यूसुफ भाई कि मैं ना तो अंधाधुंध मुनाफा कमाता हूँ और ना ग्राहकों को धोखा देता हूँ। बिल्कुल माकूल और मुनासिब कीमत पर माल फ़रोख्त करता हूँ, इसलिए मेरे पास ग्राहकों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छा करते हो क़यूम, मैंने कहा। मुनासिब दामों पर माल बेचने से बहुत से फ़वायद हैं और इससे हमेशा ग्राहकों की तादाद में इजाफा होता है। मैं इसी असूल पर अमल करता हूँ आरिफ भाई, क़यूम ने कहा, और ख़ास तौर से तुलबा और तालबात के साथ तो मैं खसूसी रियायत करता हूँ। 12 बजे के बाद नौशाबा और क़यूम रवाना हो गए। तसद्दुक कुछ देर पहले जा चुका था। जीनत खाला भी जमाइयाँ ले रही थी। आखिर सब लोग अपने कमरों की जानिब रवाना हुए। मैं और रज़िया अपने कमरे में आ गए। एक बहुत अच्छी खबर आपकी मुंतज़िर है, रज़िया ने तन्हाई होने के बाद कहा। वो क्या? मैंने पूछा। वो ये कि मैंने अब्बू और अम्मी से कहा था कि वो लोग गुरु मंदिर वाले मकान में मुंतकिल हो जाएं, रज़िया ने कहा। पहले तो वो लोग किसी तरह राज़ी नहीं होते थे और ख़ास तौर से अब्बू तो इसके सख्त मुखालिफ थे, लेकिन फिर खुद शकीला भाभी 2 मरतबा उन लोगों के पास गईं और उन्हें बहुत समझाया कि वो उस मकान में आ जाएं।
मकान तो खाली हो ही गया था और तसद्दक साहब ने मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक उसे नए सिरे से डेकोरेट भी करवा दिया था। आखिर शकीला भाभी के बहुत कहने सुनने से वो लोग राजी हो गए हैं और आइंदा हफ्ते नए मकान में चले जाएंगे। अजरा, मसूदा और नासिर तो बहुत ही खुश हैं। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने कहा। वैसे कल हम दोनों तुम्हारे घर चलेंगे। तुम्हारे अम्मी और अब्बू हम लोगों को देखकर यकीनन बहुत खुश होंगे। दोनों नहीं, चारों, रजिया ने जल्दी से कहा। आप यूसुफ भाई और शकीला भाभी को क्यों भूले जा रहे हैं? शकीला भाभी बेचारी तो खुद कह रही थी कि जब आप लोग वापस आएंगे तो सब इकट्ठे मेरे घर चलेंगे। हाँ भाई, ज़रूर चलेंगे, मैंने कहा। यूसुफ और शकीला को साथ लेकर चलेंगे। उस मकान के डेकोरेशन में बहुत पैसे खर्च हो गए। रजिया ने निगाहें झुकाते हुए कहा। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहती थी, मगर शकीला भाभी नहीं मानी। वह तसद्दक को बुला बुलाकर हदायत देती रही और उन्होंने पैसे की कभी परवाह ही नहीं की। उन्होंने ठीक ही तो किया रजिया, मैंने कहा। भला पैसे की फिक्र करने की ज़रूरत भी क्या थी? फिर भी, रजिया ने आहिस्ता से कहा, उस मकान में हम लोगों को नहीं रहना है, बल्कि मेरे वालिदैन और बहन भाइयों को रहना है। तो फिर उनकी मद में होने वाले अखराजात आपके ज़िम्मे क्यों लगाए जाएं? ओह रजिया डियर, तुम पैसों की इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा। भला पैसे अगर खर्च ना किए जाएं तो फिर इसके अलावा और उनका क्या मसरफ होता है? सच्ची बात तो यह आरिफ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, रजिया ने आहिस्ता से कहा। लेकिन एक बात और भी बताती चलूँ, और वो ये कि मुझे इसकी ख्वाहिश भी नहीं थी और ना है। आज अगर खुदा न खास्ता ये सब कुछ इस तरह से ना रहे जिस तरह है, तो यकीन करो मुझे कोई शिकवा ना होगा। मेरी तो सिर्फ एक ही आरजू है, और वो ये कि मैं और तुम एक दूसरे से कभी अलहदा ना हो। हम हमेशा ज़िंदगी के सफ़र में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इसी तरह रवा दवा रहें। खुदा ने चाहा तो ऐसे ही होगा रजिया, मैंने कहा। ज़िंदगी का सफ़र हम एक साथ ही तय करेंगे, और सिर्फ मौत ही एक वो चीज़ है जो हमें एक दूसरे से जुदा कर सकती है। दूसरे दिन मैं, रजिया, तालूत, शकीला और जीनत खाला सब के सब गाड़ी में बैठकर रजिया के वालिदैन के घर गए। गाड़ी हस्बे मामूल मैं ही चला रहा था।